सोचिए, एक ऐसा कमरा जिसके दरवाजे अंदर से लॉक हैं, खिड़कियां सील हैं और बाहर पहरेदारों की फौज खड़ी है। फिर भी पलक झपकते ही बादशाह अकबर के हाथ से उनकी सबसे कीमती अंगूठी गायब हो जाती है। चोर कौन था, इंसान या कोई साया? क्योंकि उस कमरे में ना कोई आया और ना कोई गया। बादशाह का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन चोर का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन यह साधारण चोरी नहीं थी दोस्तों, क्योंकि उस दिन किले में लगा था ठगों का बाजार, जहां हर चेहरे पर नकाब था और हर मुस्कुराहट के पीछे एक गहरी साजिश। क्या बीरबल इस इम्पॉसिबल मिस्ट्री को सुलझा पाएंगे, या इस बार चोर बीरबल से भी ज्यादा शातिर निकलेगा? आज की कहानी में देखिए बीरबल का वो साइकोलॉजिकल मास्टर स्ट्रोक, जिसने बिना किसी सबूत के चोर को अपना जुर्म कबूल करने पर मजबूर कर दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल RK वर्मा पर। घनी काली रात और यमुना के किनारे खड़ा वो विशाल लाल किला, जो अपनी मजबूती और भव्यता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था, आज एक अजीब सी खामोशी ओढ़े हुए था। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य लग रहा था। किले के बुर्जों पर मशालें जल रही थीं, पहरेदार अपनी नंगी तलवारें लिए मुस्तैदी से तैनात थे और हवा में रात की रानी की खुशबू घुली हुई थी। लेकिन किले के भीतर, जहां बादशाह अकबर का निजी कक्ष था, वहां का माहौल किसी तूफान से पहले की शांति जैसा था। ये कहानी उस दिन की है जब मुगल सल्तनत की सबसे सुरक्षित दीवारें भी एक मामूली चोर के आगे बौनी साबित हो गईं। ये किस्सा सिर्फ एक अंगूठी के खोने का नहीं, बल्कि बादशाहत की नाक कटने का था। और सबसे बड़ी बात, ये एक ऐसी पहेली थी जिसने इंसान की समझ और तर्क को चुनौती दे दी थी। आगरा के किले में उस दिन जश्न बहार का माहौल था। ये कोई साधारण दिन नहीं था। बादशाह अकबर ने ऐलान किया था कि आज किले के भीतर ठगों का बाजार सजेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि बादशाह के किले में ठगों का बाजार? दरअसल ये एक शाही खेल था। इसमें दरबार के अमीर, उमराव और खुद बादशाह भेस बदलकर हंसी मजाक के लिए एक दूसरे को अपनी वाकपटुता और चालाकी से ठगने का अभिनय करते थे। ये एक ऐसा बाजार था जहां हर कोई जानता था कि सामने वाला झूठ बोल रहा है, फिर भी वो उस झूठ के आनंद ले रहा था। कहीं नकली जवाहरात असली बताकर बेचे जा रहे थे, तो कहीं पानी को अमृत बताकर पेश किया जा रहा था। हंसी ठिठोली और कहकहों से पूरा महल गूंज रहा था। बादशाह अकबर आज बेहद खुश थे। उन्होंने एक साधारण सौदागर का भेष धारण किया हुआ था, लेकिन उनके हाथ की एक चीज ने उनकी असली पहचान को छिपाना मुश्किल कर दिया था। वो थी उनकी दाहिने हाथ की उंगली में चमकती हुई लाल माणिक्य की अंगूठी। ये अंगूठी कोई मामूली जेवर नहीं थी। इसे अकबर के पिता हुमायूं ने उन्हें तब दिया था जब उन्होंने पहली बार तलवार उठाई थी। कहा जाता था कि इस अंगूठी में एक ऐसा पत्थर जड़ा था जो मुसीबत के समय अपना रंग बदल लेता था। इसकी कीमत का अंदाजा लगाना भी नामुमकिन था, लेकिन अकबर के लिए इसका मोल भावनाओं से जुड़ा था। पूरे बाजार में, चाहे बादशाह किसी भी भेष में हो, उस लाल 200 करोड़ की अंगूठी की चमक दूर से ही दिखाई दे जाती थी। दोपहर का समय हुआ और खेल कुछ देर के लिए रोका गया। बादशाह अकबर, जो अब तक अपने दरबारियों के साथ हंसी मजाक कर रहे थे, थोड़ा थक चुके थे। उन्होंने अपने खास वजीर से कहा कि वो कुछ देर विश्राम करना चाहते हैं और ज़ोहर की नमाज और भोजन के लिए अपने निजी कक्ष रंग महल की ओर बढ़े। ये कक्ष किले का सबसे सुरक्षित हिस्सा था। यहाँ तक पहुँचने के लिए 7 दरवाजों को पार करना पड़ता था और हर दरवाजे पर शाही अंगरक्षक तैनात रहते थे, जिनकी वफादारी पर शक करना खुद खुदा पर शक करने जैसा था। बादशाह अपने कक्ष में दाखिल हुए। कक्ष के भीतर सुगंधित इत्र की महक थी। फर्श पर ईरानी कालीन बिछे थे, जो इतने नर्म थे कि चलने पर कदमों की आहट भी न सुनाई दे। बादशाह ने अपने भारी भरकम कपड़े उतारे और एक हल्का रेशमी चोगा पहन लिया। भोजन से पहले हाथ मुंह धोने के लिए वे उस विशेष स्थान की ओर बढ़े जहां गुलाब जल से भरा एक सोने का पात्र रखा था। अकबर ने अपनी उंगली से वो बेशकीमती अंगूठी उतारी। ये उनकी आदत थी। वे कभी भी हाथ धोते समय या नहाते समय उस अंगूठी को नहीं पहनते थे। उन्होंने अंगूठी को अपने सामने रखे एक संगमरमर के छोटे से मेज पर रखा। वो मेज दीवार से सटा हुआ था और उसके ठीक ऊपर एक बड़ा सा आईना लगा था। अकबर ने पानी हाथ में लिया और चेहरे पर डाला। उनकी आंखें बंद थीं। पानी की शीतलता ने उनकी थकान को कुछ कम किया। उन्होंने तौलिए से चेहरा पोंछा। इस पूरी प्रक्रिया में मुश्किल से 1 या 2 मिनट का समय लगा होगा। जैसे ही उन्होंने तौलिया नीचे रखा और अंगूठी पहनने के लिए हाथ बढ़ाया, उनके हाथ हवा में ही रुक गए। उनकी उंगलियां संगमरमर की मेज को टटोलने लगीं। वहां कुछ नहीं था। अकबर को लगा शायद नजर का धोखा है। उन्होंने ध्यान से देखा। मेज खाली थी, अंगूठी वहां नहीं थी।
एक पल के लिए बादशाह को लगा कि शायद वो 200 करोड़ की अंगूठी लुढ़क कर नीचे गिर गई होगी। उन्होंने नीचे झुककर कालीन पर देखा, वहां भी कुछ नहीं था। अब बादशाह के माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगीं। उन्होंने इधर उधर देखा। कमरा बंद था, खिड़कियां ऊंची थीं और उन पर जाली लगी थी, जहां से परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। दरवाजे पर अंदर से सिटकनी लगी हुई थी। कमरे में बादशाह के अलावा कोई दूसरा मौजूद नहीं था। तो फिर अंगूठी गई कहाँ? क्या हवा में विलीन हो गई या जमीन निकल गई? अकबर ने जोर से आवाज लगाई, पहरेदार। दरवाजे के बाहर खड़े पहरेदारों ने तुरंत दरवाजा खटखटाया। जी जहांपना। अकबर ने गुस्से और घबराहट में सिटकनी खोली। दरवाजा खुलते ही उन्होंने गरजते हुए पूछा, क्या मेरे अंदर आने के बाद कोई इस कमरे में दाखिल हुआ था? पहरेदार कांप गए। मुख्य अंगरक्षक ने सिर झुकाकर कहा, माफी जहांपना, लेकिन आपके अंदर जाने के बाद से यहां एक मक्खी भी नहीं भिनभिनाई है। हम अपनी जान की बाजी लगाकर पहरा दे रहे हैं। अकबर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। तो फिर मेरी अंगूठी कहाँ गई? वो इसी मेज पर थी, मैंने अपनी आंखों से उसे यहां रखा था। खबर जंगल की आग की तरह पूरे किले में फैल गई। ठगों का बाजार का शोर अचानक सन्नाटे में बदल गया। संगीत रुक गया, नर्तकियों के कदम थम गए। हर किसी के जुबान पर बस एक ही सवाल था, बादशाह की अंगूठी चोरी हो गई, और वो भी उनके निजी कक्ष से। ये कैसे मुमकिन है? किले के सभी दरवाजे तुरंत सील कर दिए गए। बाहर जाने वाले हर रास्ते पर पहरा 2 गुना कर दिया गया। शाही सुरक्षा प्रमुख ने आदेश दिया कि किले के भीतर मौजूद हर शख्स की तलाशी ली जाए, चाहे वो वजीर हो या फकीर। इसी गहमा गहमी और तनाव के बीच मैं आपको एक छोटी सी बात याद दिलाना चाहता हूं। दोस्तों, जैसे बादशाह की अंगूठी पलक झपकते ही गायब हो गई, वैसे ही अच्छे मौके भी जिंदगी से गायब हो जाते हैं। अगर आप इस रहस्यमयी कहानी के हर पहलू को गहराई से समझना चाहते हैं और ऐसी ही अद्भुत दास्तानों का हिस्सा बने रहना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है, चोर कौन है, इंसान या कोई साया? क्योंकि आपकी एक लाइक और शेयर हमें ऐसी कहानियां आप तक लाने की प्रेरणा देती है। चलिए अब वापस चलते हैं उस बंद कमरे के रहस्य की ओर। तलाशी अभियान शुरू हुआ। अकबर खुद अपने कक्ष में खड़े थे। उनकी आंखों में अंगारे दहक रहे थे। शाही जासूसों ने कमरे का कोना कोना छान मारा। कालीन हटाकर देखे गए। दीवारों को ठोक बजाकर देखा गया कि कहीं कोई गुप्त रास्ता तो नहीं। रोशनदानों की जांच की गई, लेकिन नतीजा शून्य रहा। अंगूठी का नामो निशान नहीं था। सबसे डरावनी बात यह थी कि चोर के आने या जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। ये एक लॉक्ड रूम मिस्ट्री, बंद कमरे का रहस्य बन चुकी थी। अकबर ने अपने नवरत्नों को तलब किया। बीरबल, मानसिंह, टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा सभी वहां मौजूद थे। सबके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। अकबर ने भारी आवाज में कहा, ये चोरी मेरे धन की नहीं, मेरे इकबाल की है। मेरे ही किले में, मेरे ही कमरे में, मेरी ही नाक के नीचे से कोई मेरी सबसे कीमती चीज ले गया और हमें पता तक नहीं चला। ये कोई साधारण चोर नहीं है। तभी एक सिपाही दौड़ता हुआ आया और उसने अकबर के सामने एक छोटी सी पोटली पेश की। जहां पना, हमें ये कमरे के रोशनदान के पास अटकी हुई मिली। अकबर ने पोटली खोली। उसमें कोई जेवर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सूखा पत्ता था, जिस पर खून से बना एक निशान था, एक उल्टे त्रिशूल जैसा निशान। सब लोग उसे देखकर सन्न रह गए, लेकिन बीरबल की आंखों में एक चमक आ गई। अकबर ने पूछा, ये क्या है बीरबल? क्या ये चोर का कोई संकेत है? यहां पर एक बहुत गहरी साजिश की बू आ रही थी। दोस्तों, ये निशान, ये उल्टा त्रिशूल, ये सिर्फ एक चोरी का सुराग नहीं था। ये भविष्य में आने वाले एक बहुत बड़े तूफान का संकेत था, जिसका पता आपको इस कहानी के आखिरी हिस्से यानी पार्ट 5 में चलेगा। किले के अंदर एक ऐसा गद्दार पल रहा था, जो न सिर्फ अंगूठी चाहता था, बल्कि तख्तो ताज को पलटने की साजिश रच रहा था। अकबर को अभी इसका अंदाज़ा भी नहीं था कि जिसे वे अपना सबसे वफादार मान रहे हैं, शायद वही उनकी पीठ में खंजर घोंपने की तैयारी कर रहा है। ये एक ऐसा राज है जो कहानी के अंत में आपके होश उड़ा देगा। खैर, वर्तमान में वापस आते हैं। बीरबल ने उस सूखे पत्ते को ध्यान से देखा और फिर मुस्कुराए। उनकी मुस्कान ने अकबर का गुस्सा और बढ़ा दिया। बीरबल, तुम मुस्कुरा रहे हो? यहाँ हमारी आन बान शान दांव पर लगी है और तुम्हें हंसी सूझ रही है, अकबर ने डांटा। बीरबल ने झुककर सलाम किया। माफी जहांपना, मैं आपकी बेअदबी नहीं कर रहा, मैं तो बस इस चोर की दाद दे रहा हूँ। इसने चोरी नहीं की है, इसने जादूगरी दिखाई है, और जादूगर को पकड़ने के लिए सिपाही की नहीं, समझदार की जरूरत होती है। अकबर ने अधीरता से पूछा, तो क्या तुम्हें पता है चोर कौन है?
बीरबल ने पूरे दरबार पर एक नज़र डाली। वहां खड़े वजीरों, संतरियों और ख़ास मेहमानों के चेहरों को पढ़ा। फिर उन्होंने कहा, जहां पना चोर यही है, इसी कमरे में, या शायद इसी दरबार में मौजूद लोगों के बीच। वो कोई बाहरी नहीं है, कोई जिन या भूत नहीं है, वो हाड़ मांस का इंसान है और उसने ये काम बड़ी सफाई से किया है। लेकिन वो एक गलती कर गया। गलती? कैसी गलती? सब एक साथ बोल पड़े। बीरबल ने कहा, उसने ये मान लिया कि वो दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए वो सुरक्षित है। लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि इंसान की फितरत उसे धोखा दे देगी। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, आज किले में ठगों का बाजार लगा था। हर कोई ठगने का अभिनय कर रहा था, लेकिन उस भीड़ में एक असली ठग भी मौजूद था, जिसने इस खेल को हकीकत में बदल दिया। मुझे यकीन है कि वो व्यक्ति अभी भी अपनी जीत का जश्न मन ही मन मना रहा होगा। हमें उसे पकड़ने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक खेलना होगा, एक ऐसा जाल बुनना होगा जिसमें वो खुद ब खुद फंस जाए। बीरबल ने कमरे का दोबारा मुआयना करने की इजाज़त मांगी। वो उसी संगमरमर की मेज़ के पास गए जहां अंगूठी रखी गई थी। उन्होंने आईने को देखा, फिर ऊपर रोशनदान को, फिर उन्होंने पानी के पात्र को देखा। उन्होंने झुककर फर्श को सूंघा। अचानक उनकी नज़र एक बहुत ही बारीक चीज़ पर पड़ी, जो शायद सबकी नज़रों से बच गई थी। मेज़ के पाए के पास कालीन के रेशों में कुछ फंसा हुआ था। बीरबल ने उसे उठाया नहीं, बस ध्यान से देखा। वो एक धागा था, बेहद बारीक, लगभग अदृश्य रेशमी धागा। बीरबल समझ गए, ये चोरी हाथों की सफाई से नहीं, बल्कि दिमाग की सफाई से की गई थी। बाहर दरबार लगा हुआ था। सभी संदिग्धों को कतार में खड़ा किया गया था। इनमें 4 लोग ऐसे थे जिन पर सबसे ज्यादा शक था। पहला था शमशेर खान, जो शाही खजाने का रक्षक था और उस वक्त गलियारे में मौजूद था। दूसरा था कासिम, जो वो सेवक था जिसने पानी का पात्र बदला था। तीसरा था पंडित रामदत्त, जो एक प्रसिद्ध ज्योतिषी थे और उस दिन दरबार में आए थे। और चौथा व्यक्ति था एक विदेशी सौदागर, जो ठगों के बाजार में अपने नायाब करतब दिखा रहा था। बीरबल ने बादशाह से कहा, जहां पनाह, अंगूठी मिल जाएगी, लेकिन पहले हमें चोर के मन को तोड़ना होगा। आज रात हम एक प्रयोग करेंगे। बीरबल ने वो मशहूर तरकीब अपनाई जिसके बारे में आपने सुना होगा, लेकिन इस बार उसमें एक पेच था। उन्होंने सिपाहियों से एक जैसी दिखने वाली 40 लकड़ियां मंगवाईं। ये लकड़ियां दिखने में साधारण थीं, लेकिन बीरबल ने उन्हें एक रहस्यमयी आवरण पहना दिया। उन्होंने घोषणा की, सुनो दरबारियों, ये जादुई लकड़ियां हैं। इन्हें मैंने एक सिद्ध पीर से प्राप्त किया है। आज रात हर संदिग्ध व्यक्ति को एक लकड़ी अपने पास रखनी होगी। जो निर्दोष है उसकी लकड़ी जैसी है वैसी ही रहेगी, लेकिन जिसने चोरी की है, ध्यान से सुनना, जिसने चोरी की है उसकी लकड़ी रात भर में कुदरती तौर पर 2 इंच बढ़ जाएगी। ये उस पाप का भार होगा जो लकड़ी सोख लेगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। चोर के दिल में क्या चल रहा होगा ये बीरबल बखूबी जानते थे। बीरबल मनोविज्ञान का खेल खेल रहे थे। उन्हें पता था कि एक अपराधी का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना डर होता है। बीरबल ने एक एक करके सबको लकड़ियां बांटी। जब वो उस विदेशी सौदागर के पास पहुंचे तो उन्होंने उसकी आंखों में एक अजीब सी हलचल देखी। जब वो सेवक कासिम के पास पहुंचे तो उसके हाथ कांप रहे थे। कल सुबह दरबार लगेगा, बीरबल ने ऐलान किया, और कल सुबह ये लकड़ियां बताएंगी कि गुनहगार कौन है। रात हुई, पूरा किला सो रहा था, लेकिन कुछ आंखें जाग रही थीं। उन संदिग्धों को अलग अलग कोठरियों में रखा गया था। उनमें से एक कोठरी में एक आदमी पसीने से तरबतर बैठा था। उसके हाथ में वो लकड़ी थी। वो बार बार उसे नाप रहा था। उसके दिमाग में बीरबल के शब्द गूंज रहे थे, 2 इंच बढ़ जाएगी। अगर ये सचमुच बढ़ गई तो, उसने सोचा, मैं मारा जाऊंगा। बादशाह मुझे हाथी के पैरों तले कुचलवा देंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। डर इंसान से क्या नहीं करवाता। उस आदमी ने सोचा, अगर ये 2 इंच बढ़ने वाली है तो क्यों ना मैं इसे अभी से 2 इंच काट दूं। जब सुबह ये बढ़ेगी तो ये वापस अपने असली आकार में आ जाएगी और किसी को पता नहीं चलेगा। उसने कांपते हाथों से अपनी जेब से एक छोटा चाकू निकाला, लकड़ी को नापा और ठीक 2 इंच का टुकड़ा काटकर अलग कर दिया। कटी हुई लकड़ी को उसने खिड़की से बाहर फेंक दिया और चैन की सांस ली। उसे लगा उसने बीरबल को मात दे दी है। उसे लगा कि उसने अपनी चोरी छिपा ली है, लेकिन वो मूर्ख ये नहीं जानता था कि उसने लकड़ी को नहीं, अपनी किस्मत को काट दिया है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ दरबार सजा। बादशाह अकबर अपने तख्त पर बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे पर अब भी तनाव था। बीरबल दरबार के बीचों बीच खड़े थे। सब अपनी अपनी लकड़ियां पेश करें, बीरबल ने आदेश दिया। एक एक करके सभी लोग आगे आए।
बीरबल हर लकड़ी को ध्यान से देखते, उसे अपनी पास रखी एक मानक लकड़ी से मिलाते और फिर उस व्यक्ति को जाने का इशारा करते। 30 लोग निकल गए, सब कुछ सामान्य था। फिर वो विदेशी सौदागर आया, उसकी लकड़ी सही थी। पंडित रामदत्त आए, उनकी लकड़ी भी सही थी। अब बारी थी उस व्यक्ति की जिसने रात को अपनी चालाकी दिखाई थी। वो आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा। उसे यकीन था कि उसकी लकड़ी का आकार अब बिल्कुल सही होगा, क्योंकि रात भर में वो बढ़कर बराबर हो गई होगी। उसने लकड़ी बीरबल के हाथ में दी। बीरबल ने उसे मानक लकड़ी के साथ रखा। दरबार में मौजूद हर शख्स की नजरें उन 2 लकड़ियों पर टिकी थीं। एक लकड़ी दूसरी से ठीक 2 इंच छोटी थी। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने जोर से कहा, पकड़ लो इसे, यही है वो चोर जिसने बादशाह की नींद हराम कर दी थी। वो व्यक्ति हक्का बक्का रह गया। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये तो बढ़नी चाहिए थी। वो घबराहट में बड़बड़ाया और उसी बड़बड़ाहट में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अकबर हैरान थे। बीरबल, ये क्या माजरा है? लकड़ी बढ़ी क्यों नहीं? बीरबल हंसे। जहां पन्हा लकड़ी कभी नहीं बढ़ती। ये कोई जादू नहीं था, ये बस चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात थी। इसके मन के चोर ने इसे डराया। इसे लगा कि लकड़ी बढ़ेगी, इसलिए इसने पहले ही इसे काट दिया। जो निर्दोष थे उन्हें कोई डर नहीं था, इसलिए उनकी लकड़ियां वैसी की वैसी रहीं। पूरा दरबार बीरबल की वाहवाही से गूंज उठा। चोर, जो कि शाही खजाने का एक पुराना मुंशी निकला, पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। सिपाहियों ने उसकी तलाशी ली, लेकिन अंगूठी उसके पास नहीं मिली। उसने रोते हुए कहा, हुजूर, मैंने चोरी जरूर की थी, लेकिन अंगूठी मेरे पास नहीं है। अकबर फिर क्रोधित हो गए। झूठ मत बोलो, अगर तुमने चोरी कबूल ली है तो अंगूठी कहाँ है? मुंशी ने कांपते हुए कहा, मैंने अंगूठी चुराई थी, लेकिन जब मैं उसे छिपाने जा रहा था तो अंधेरे गलियारे में किसी ने मेरे सिर पर वार किया और मुझसे वो अंगूठी छीन ली। मुझे नहीं पता वो कौन था, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। दरबार में फिर सन्नाटा छा गया। मामला सुलझने की बजाय और उलझ गया था। चोर पकड़ा गया, लेकिन अंगूठी अब भी गायब थी। और अब एक तीसरा व्यक्ति इस खेल में शामिल हो चुका था, वो जिसने चोर से भी चोरी कर ली थी। बीरबल के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। ये साधारण चोरी नहीं थी, ये एक सुनियोजित षड्यंत्र था। सिर पर वार किया? बीरबल ने पूछा। कहाँ? पश्चिमी बुर्ज के पास वाली सीढ़ियों पर, मुंशी ने बताया। बीरबल ने तुरंत प्रहरियों को वहां भेजा। थोड़ी देर में प्रहरी वापस आए। उनके हाथ में कुछ नहीं था, सिवाय उस सूखे पत्ते के जिसके बारे में हमने पहले बात की थी, वही उल्टा त्रिशूल वाला निशान। वो पत्ता उस सीढ़ी के पास भी पड़ा मिला था। अकबर ने सिर पकड़ लिया। ये क्या पहेली है बीरबल? एक चोर पकड़ा गया, पर अंगूठी फिर भी नहीं मिली, और ये निशान मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, जहां पनाह, ये मुंशी तो बस एक मोहरा था। असली खिलाड़ी कोई और है, कोई ऐसा जो परछाइयों में छिपा है। हमें लगा था कि हमने खेल खत्म कर दिया, लेकिन खेल तो अभी शुरू हुआ है। तभी दरबार के मुख्य द्वार पर एक जोरदार धमाका हुआ। धूल का गुबार उठा और अफरा तफरी मच गई। जब धूल छटी तो लोगों ने देखा कि किले के मुख्य द्वार पर एक तीर गड़ा हुआ था और उस तीर पर एक पत्र बंधा था। बीरबल ने आगे बढ़कर पत्र खोला। उसमें लिखा था, बादशाह, अपनी अंगूठी की तलाश बंद करो, वो अब काली घाटी के सफर पर है। अगर हिम्मत है तो उसे वापस पाकर दिखाओ, पर याद रखना, जो भी उस अंगूठी को पहनेगा उसकी रूह का सौदा हो जाएगा। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। काली घाटी, ये कौन सी जगह है और किसकी इतनी जुर्रत? बीरबल ने पत्र को सूंघा। उसमें से बारूद और एक विशेष जंगली फूल की गंध आ रही थी। जहां पनाह, बीरबल ने कहा, यह साधारण धमकी नहीं है। चोर किले से बाहर निकल चुका है और वो अकेला नहीं है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी ताकत है। कहानी यहां खत्म नहीं होती दोस्तों। अंगूठी जा चुकी थी, एक नया दुश्मन सामने आ चुका था और बीरबल के सामने अब तक की सबसे बड़ी चुनौती थी। आखिर कौन था वो दूसरा चोर? काली घाटी का राज क्या है और वो उल्टा त्रिशूल किस संगठन का प्रतीक है? ये सब जानने के लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा। लेकिन जाने से पहले एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। मुंशी ने कहा कि उससे अंगूठी किसी ने छीन ली, लेकिन उस वक्त पश्चिमी बुर्ज पर पहरा सबसे ज्यादा सख्त था, तो वो दूसरा चोर वहां कैसे पहुंचा? क्या पहरेदारों में भी कोई मिला हुआ है, या फिर बीरबल से कोई बहुत बड़ी चूक हो रही है? बीरबल को लगा था कि चोर भाग गया है, लेकिन तभी उनकी नजर उस पत्र की लिखाई पर पड़ी। एक शब्द, बस एक शब्द ऐसा लिखा था जिसे देखकर बीरबल के पैरों तले जमीन खिसक गई।
वो लिखाई किसी दुश्मन की नहीं बल्कि दरबार में बैठे एक ऐसे शख्स की थी जिस पर अकबर अपनी जान छिड़कते थे। आखिर कौन है वो गद्दार, देखिए अगले भाग में। दरबार में पसरा वो सन्नाटा किसी भी शोर से ज्यादा डरावना था। वो तीर जो अभी अभी मुख्य द्वार पर आकर लगा था और उस पर बंधा वो पत्र सिर्फ एक धमकी नहीं थी बल्कि मुगल सल्तनत की सुरक्षा पर एक तमाचा था। बीरबल के हाथ में वो पत्र था और उनकी निगाहें उस लिखावट पर जमी थी। अकबर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उन्होंने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, बीरबल, तुम चुप क्यों हो? उस खत में ऐसा क्या है जिसने तुम्हारी जुबान पर ताला लगा दिया है? और तुमने कहा था कि ये लिखाई किसी अपने की है, कौन है वो? बीरबल ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में एक अजीब सी कश्मकश थी। उन्होंने धीरे से सिर उठाया और कहा, जहांपना, ये लिखाई हूबहू वजीर आजम की है। दरबार में जैसे बिजली गिर गई हो। वजीर आजम, बादशाह का दाहिना हाथ, सल्तनत का सबसे वफादार सिपाही। हर कोई एक दूसरे का मुंह ताकने लगा। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन इस बार गुस्सा बीरबल पर था। यह नामुमकिन है बीरबल, तुम होश में तो हो? वजीर मेरे बचपन का दोस्त है। वो अपनी जान दे सकता है लेकिन गद्दारी नहीं कर सकता। जरूर तुम्हारी आंखों को धोखा हुआ है। बीरबल ने बहुत ही शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मैंने ये नहीं कहा कि यह खत वजीर ने लिखा है। मैंने कहा कि लिखाई उनकी है और यही इस साजिश का सबसे गहरा पहलू है। कोई चाहता है कि हम अपनों पर ही शक करना शुरू कर दें। ये उल्टा त्रिशूल वाला गिरोह सिर्फ चोरी नहीं कर रहा, ये हमें अंदर से तोड़ना चाहता है। अगर हम आपस में ही लड़ने लगें तो असली चोर अंगूठी लेकर कोसों दूर निकल जाएगा। अकबर थोड़ा शांत हुए, लेकिन चिंता की लकीरें अभी भी उनके माथे पर थीं। तो अब हम क्या करें? अगर दुश्मन हमारी लिखाई की नकल कर सकता है तो वो हमारे हर राज को जानता होगा। बीरबल ने पत्र को अपनी नाक के पास ले जाकर दोबारा सूंघा। जहां पनाह, अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कुछ ना कुछ पीछे छोड़ ही जाता है। इस खत की स्याही, इसमें एक बहुत ही खास गंध है, बारूद और जंगली नीलिमा के फूल की। जंगली नीलिमा? अकबर ने पूछा। जी महाराज, बीरबल ने समझाया। ये फूल बहुत दुर्लभ है। ये पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही जगह उगता है, आगरा से 30 कोस दूर, नागिन झील के किनारे। उस झील का पानी जहरीला माना जाता है और वहां आम लोग नहीं जाते। अगर इस खत को लिखने वाला स्याही में उस फूल का रस मिला रहा है तो इसका मतलब है कि उनका ठिकाना उसी झील के आसपास है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, सेना तैयार करो, हम अभी नागिन झील के लिए निकलेंगे। बीरबल ने हाथ उठाकर रोका, नहीं जहांपना, ये गलती न करें। दुश्मन यही चाहता है। वो जानता है कि हम गुस्से में पूरी सेना लेकर वहां पहुंचेंगे और वो हमें वहां आसानी से देख लेगा और भाग निकलेगा। या हो सकता है उसने वहां हमारे लिए जाल बिछाया हो। हमें शिकार पर जाना है, लेकिन शेर की तरह नहीं, चीते की तरह, छिपकर। योजना बनी। अकबर, बीरबल और केवल 4 सबसे भरोसेमंद अंगरक्षक सादे कपड़ों में, व्यापारियों के भेष में किले के पिछले गुप्त द्वार से बाहर निकले। रात गहरी हो चुकी थी। घोड़ों के टापों की आवाज को कम करने के लिए उनके पैरों में कपड़े बांधे गए थे। ये सफर जोखिम भरा था, क्योंकि अब वे बादशाह और वजीर नहीं बल्कि अंधेरे में भटकते हुए मुसाफिर थे। रास्ते में जंगल का सन्नाटा और भी गहरा होता गया। हवाओं में ठंडक थी, लेकिन अकबर के पसीबे छूट रहे थे। वो अंगूठी सिर्फ एक जेवर नहीं थी, वो उनके पिता की निशानी थी। उसे खोना उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। बीरबल, जो अकबर के घोड़े के ठीक बगल में चल रहे थे, लगातार आसपास के माहौल पर नजर रखे हुए थे। उनकी तीखी नजरें अंधेरे को चीरने की कोशिश कर रही थीं। दोस्तों, कहानी अब उस मोड़ पर आ गई है जहां हर कदम पर मौत का साया है। आप सोचिए, उस घने जंगल में जहां हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा, वहां बादशाह अपनी पहचान छिपाकर चल रहे हैं। क्या आपको भी ऐसी रहस्यमयी कहानियों में रोमांच महसूस होता है? अगर आपका दिल भी जोर से धड़क रहा है तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपकी एक लाइक हमें ये बताती है कि आप हमारे साथ इस सफर में कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। और अगर आप नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे जो होने वाला है उसका अंदाजा आप सपने में भी नहीं लगा सकते। करीब 3 घंटे के सफर के बाद उन्हें दूर एक धुंधली सी चमक दिखाई दी। हवा में नमी बढ़ गई थी और एक अजीब सी सड़ांध महसूस होने लगी थी। ये नागिन झील की पहचान थी। झील का पानी काला और शांत था, जैसे किसी गहरे राज को अपने सीने में दफन किए हुए हो। बीरबल ने इशारा किया और सभी घोड़े रोक दिए गए। उन्होंने घोड़ों को एक सुरक्षित स्थान पर बांधा और पैदल ही झील की ओर बढ़े। झील के किनारे एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी थी। वहां एक मध्यम सी आग जल रही थी। अकबर ने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखा। बीरबल ने आंखों से इशारा किया शांत रहने का।
वे दबे पांव झोपड़ी के पास पहुंचे। अंदर से 2 लोगों के बात करने की आवाज आ रही थी। काम हो गया है, एक भारी आवाज ने कहा। बादशाह भी किले में लकीरें पीट रहा होगा। उसे खबर भी नहीं होगी कि लाल माणिक्य अब काली घाटी की सरहद पार करने वाला है। दूसरी आवाज, जो थोड़ी पतली और कमकपाती हुई थी, बोली, लेकिन उस्ताद, मुझे डर लग रहा है। वो अंगूठी जब से मेरे पास आई है, मुझे अजीब से सपने आ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई साया मेरा गला घोंट रहा हो। उस खत में लिखा था कि ये रूह का सौदा है। क्या वाकई ये मनहूस है? पहली आवाज ने एक क्रूर हंसी के साथ जवाब दिया, डरपोक, वो सिर्फ पत्थर है और उसकी कीमत इतनी है कि तुम्हारी 7 पुश्तें राज करेंगी। बस एक बार ये साहिब तक पहुंच जाए। साहिब, ये शब्द बीरबल के कानों में खटक गया। तो इनका कोई आका भी है? अकबर से अब रहा नहीं गया। उन्होंने झोपड़ी का दरवाजा एक ही झटके में खोल दिया। कौन है तुम्हारा साहिब और वो अंगूठी कहाँ है? अंदर बैठे दोनों आदमी हक्के बक्के रह गए। वे संभल पाते उससे पहले ही शाही अंगरक्षकों ने उन्हें दबोच लिया। लेकिन तभी वो भारी आवाज वाला आदमी, जो शायद उनका लीडर था, उसने फुर्ती दिखाई। उसने जलती हुई लकड़ी उठाई और रक्षकों की ओर फेंकी। चिंगारियां उड़ी, धुआं फैला और इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर वो आदमी खिड़की से कूदकर अंधेरे में भाग निकला। दूसरा आदमी, जो डरपोक था, वो कोने में दुबक गया। अकबर गुस्से में उस भागे हुए आदमी के पीछे जाना चाहते थे, लेकिन बीरबल ने कहा, उसे जाने दीजिए महाराज। अंधेरे जंगल में उसका पीछा करना खतरनाक है। हमारे पास ये दूसरा आदमी है, ये हमें सब बताएगा। उस पकड़े गए आदमी का नाम गफूर था। वो पेशे से एक छोटा मोटा तस्कर था। अकबर के क्रोधित चेहरे को देखकर उसका हलक सूख गया। बख्श दीजिए हुजूर, मैं तो बस एक संदेशवाहक हूं, वो गिड़गिड़ाया। बीरबल ने उसके सामने झुककर पूछा, गफूर, झूठ बोलने की गुंजाइश नहीं है। वो आदमी कौन था जो भाग गया, और काली घाटी में अंगूठी किसके पास जा रही है? गफूर ने कांपते हुए बताया, वो कालिया था, उल्टा त्रिशूल गिरोह का दायां हाथ। हम सिर्फ प्यादे हैं हुजूर। हमें हुक्म मिला था कि शाही मुंशी से अंगूठी लेकर उसे नागिन झील तक लाएं। यहां से कालिया उसे आगे ले जाएगा। कहां ले जाएगा? अकबर ने गर्जा। काली घाटी के पार भैरवगढ़ के किले में, गफूर ने जवाब दिया। भैरवगढ़, ये नाम सुनते ही अकबर के साथ आए पुराने अंगरक्षक का चेहरा सफेद पड़ गया। जहां पनाह, भैरवगढ़ तो दशकों से वीरान पड़ा है। कहते हैं वहां जिन्नतों का डेरा है, वहां कोई इंसान जिंदा वापस नहीं आता। बीरबल ने गफूर की आंखों में देखा। वहां तुम्हारा साहिब रहता है? कौन है वो? गफूर ने सिर हिलाया। मैंने उसे कभी नहीं देखा। कोई नहीं देखता, वो हमेशा पर्दे के पीछे रहता है। हम उसे सिर्फ परछाई बादशाह कहते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा सुराग मिला था, परछाई बादशाह। बीरबल का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। क्या यह मुमकिन है कि कोई समानांतर सरकार चला रहा हो, और वो भी अकबर की नाक के नीचे? बीरबल ने गफूर की तलाशी ली। उसके कुर्ते की जेब से एक पुराना मुड़ा तुड़ा कागज मिला। ये एक नक्शा था, आगरा से भैरवगढ़ तक का रास्ता। लेकिन उस नक्शे के पीछे कुछ अजीबोगरीब हिसाब किताब लिखा था, कुछ तारीखें और उनके सामने सोने के सिक्कों की रकम। बीरबल ने ध्यान से देखा। एक तारीख के आगे एक निशान बना था, एक काला सूरज, ब्लैक सन। बीरबल के माथे पर बल पड़ गए। ये निशान, उन्होंने ये निशान कहीं देखा था, बहुत हाल ही में, लेकिन कहाँ? याददाश्त पर जोर डालने पर भी उन्हें याद नहीं आ रहा था। दोस्तों, यहाँ ध्यान दें, ये काला सूरज का निशान ही वो कड़ी है जो आपको पार्ट 5 में एक ऐसे गद्दार तक ले जाएगी जो हर वक्त अकबर के साथ साए की तरह रहता है। बीरबल ने अभी इसे नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन यही चूक आगे चलकर भारी पड़ने वाली थी। ये एक ऐसा राज है जो अभी सो रहा है, लेकिन जब जागेगा तो कयामत लाएगा। अकबर ने नक्शा देखा और कहा, भैरवगढ़ यहाँ से 2 दिन के रास्ते पर है, हमें अभी निकलना होगा। बीरबल ने सहमति जताई। हाँ जहांपना, लेकिन अब हमें व्यापारी का भेष त्यागना होगा। भैरवगढ़ का रास्ता डाकुओं और बागियों से भरा है, हमें हथियारों की जरूरत होगी। उन्होंने गफूर को रस्सियों से बांधा और अपने साथ ले लिया। सफर फिर शुरू हुआ, लेकिन जैसे जैसे वे नागिन झील से दूर जा रहे थे, जंगल का रूप बदल रहा था। अब रास्ते पथरीले और ऊबड़ खाबड़ थे। सुबह हो चुकी थी, सूरज की किरणें पत्तों से छनकर आ रही थीं। वे एक सराय के पास रुके। ये सराय जंगल के बीचों बीच थी, जहां अक्सर तस्कर और राहगीर रुका करते थे। अकबर और बीरबल ने अपना हुलिया थोड़ा और बदल लिया ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। सराय के अंदर का माहौल बहुत भारी था। लोग फुसफुसा कर बातें कर रहे थे। एक कोने में बैठकर बीरबल ने खाना मंगवाया, लेकिन उनके कान आसपास की बातों पर लगे थे। पास की मेज पर बैठे कुछ लोग बात कर रहे थे। सुना है
उल्टा त्रिशूल वालों ने अब शाही खजाने पर नजर गड़ा ली है। कहते हैं उनके पास कोई ऐसा जादुई पत्थर आ गया है जिससे वे लोहे को सोना बना सकते हैं। दूसरा आदमी हंसा। अरे वो पत्थर नहीं, बादशाह की अंगूठी है। सुना है जो उसे पहनेगा वो हिंदुस्तान का अगला बादशाह बनेगा। अकबर का खून खौल उठा। वो अपनी जगह से उठने ही वाले थे कि बीरबल ने उनका हाथ जोर से दबा दिया। सब्र जहां पना, जज्बात से जंग नहीं जीती जाती। तभी सराय का दरवाजा खुला और एक लंबा चौड़ा आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर एक गहरा घाव का निशान था और उसकी कमर पर 2 तलवारें लटकी थीं। सराय में सन्नाटा छा गया। ये कोई और नहीं बल्कि वही कालिया था जो झोपड़ी से भागा था। वो सीधे सराय के मालिक के पास गया और ऊंची आवाज में बोला, घोड़े चाहिए, ताजा और तेज, और अगर किसी ने चूं भी की तो उसकी जुबान काटकर कुत्तों को खिला दूंगा। बीरबल ने धीरे से अकबर से कहा, ये मौका है, ये हमें खुद उस ठिकाने तक ले जाएगा, हमें बस इसका पीछा करना है। कालिया ने घोड़े लिए और वहां से तूफान की तरह निकल गया। अकबर और उनकी टोली ने भी तुरंत अपने घोड़े खोले और एक सुरक्षित दूरी बनाकर उसका पीछा करना शुरू कर दिया। रास्ता अब पहाड़ियों की तरफ मुड़ गया था। ये काली घाटी का प्रवेश द्वार था। यहाँ की चट्टानें कोयले जैसी काली थीं और वनस्पति के नाम पर सिर्फ कांटेदार झाड़ियां थीं। आसमान में गिद्ध मंडरा रहे थे। ये जगह सचमुच किसी श्राप जैसी लग रही थी। जैसे जैसे वे घाटी में गहरे उतरते गए, रास्ता संकरा होता गया। अब घोड़े चलाना मुश्किल हो रहा था। अचानक आगे चल रहे कालिया का घोड़ा रुक गया। उसने इधर उधर देखा और फिर एक विशाल चट्टान के पीछे गायब हो गया। बीरबल ने इशारा किया। वे सब घोड़ों से उतरे और चट्टान की आड़ लेकर आगे बढ़े। सामने का नजारा देखकर वे दंग रह गए। चट्टान के पीछे एक गुप्त गुफा थी जिसका मुंह झाड़ियों से ढका हुआ था, लेकिन गुफा के बाहर पहरा था। 4 खूंखार दिखने वाले पहरेदार नंगी तलवारें लिए खड़े थे। उनकी बाहों पर वही उल्टा त्रिशूल का निशान गुदा हुआ था। अकबर ने फुसफुसाया, हम 5 हैं और वे 4, हम उन्हें आसानी से खत्म कर सकते हैं। बीरबल ने कहा, नहीं महाराज, जल्दबाजी नहीं, देखिए गुफा के ऊपर। अकबर ने नजर उठाई। गुफा के ऊपर चट्टानों पर अकबर ने नजर उठाई। गुफा के ऊपर चट्टानों पर तीरंदाज छिपे बैठे थे। ये एक जाल था। अगर वे हमला करते तो ऊपर से तीरों की बारिश हो जाती। तो अब क्या करें? अकबर ने पूछा। अंगूठी उस गुफा के अंदर है। बीरबल ने अपनी झोली से कुछ निकाला। ये गन पाउडर, बारूद की एक छोटी पोटली थी जो उन्होंने सराय से चुपके से उठाई थी। ध्यान भटकाना होगा, बीरबल ने कहा। मैं इस बारूद को दूसरी तरफ फोड़ूंगा। धमाके की आवाज सुनकर उनका ध्यान बटेगा और उसी वक्त हमें अंदर घुसना होगा। बीरबल ने अपने सबसे तेज अंगरक्षक को वो पोटली दी और उसे विपरीत दिशा में जाने का इशारा किया। कुछ ही पलों बाद धड़ाम, एक जोरदार धमाका हुआ। गुफा के बाहर खड़े पहरेदार और ऊपर बैठे तीरंदाज, सबका ध्यान उस धुएं की तरफ गया। हमला! कालिया की आवाज अंदर से आई। पहरेदार उस दिशा में दौड़े। रास्ता साफ था। दौड़िए, बीरबल चिल्लाए। अकबर और उनकी टीम बिजली की रफ्तार से गुफा के मुंह की तरफ भागे। वे अंदर दाखिल हो गए इससे पहले कि पहरेदार कुछ समझ पाते। गुफा के अंदर मशालें जल रही थीं। ये कोई साधारण गुफा नहीं थी। ये अंदर से एक सुरंग की तरह थी जो जमीन के नीचे जा रही थी। वे भागते रहे। पीछे से अब पहरेदारों के कदमों की आवाजें आ रही थीं। सुरंग एक विशाल हॉल में जाकर खुली। ये एक पुराना भूमिगत तहखाना लग रहा था और वहां उस हॉल के बीचों बीच एक ऊंचे चबूतरे पर कालिया खड़ा था और उसके हाथ में वो लाल मणिक के अंगूठी चमक रही थी। उसके पास एक और शख्स खड़ा था, एक नकाबपोश जिसने काले रंग का लबादा ओढ़ा हुआ था। कालिया ने हंसते हुए कहा, आ गए बादशाह, मुझे पता था तुम आओगे। परछाई बादशाह ने सही कहा था, तुम अपनी नाक बचाने के लिए मौत के मुंह में भी चले आओगे। अकबर ने तलवार निकाल ली। मेरी अंगूठी वापस कर दो और शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। नकाबपोश आगे आया। उसकी आवाज बहुत ही अजीब, यांत्रिक सी थी, जैसे वो आवाज बदल कर बोल रहा हो। अकबर, तुम अब भी नहीं समझे। ये खेल अंगूठी का नहीं है। ये तो बस एक निमंत्रण था तुम्हें यहां बुलाने का, ताकि तुम अपने महल से दूर, अपनी सेना से दूर यहां अकेले मर सको। इसी पल हॉल के चारों तरफ से दरवाजे खुले और दर्जनों हथियारबंद बागी बाहर निकल आए। अकबर और उनके 4 साथी अब चारों तरफ से घिर चुके थे। स्थिति बहुत नाजुक थी। बीरबल ने अकबर की तरफ देखा। उनकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक योजना थी।
जहांपना, बीरबल ने धीरे से कहा, क्या आपको वो झूमर दिखाई दे रहा है? हॉल की छत पर एक विशाल भारी लोहे का झूमर लटक रहा था, जो ठीक उन बागियों के सिर के ऊपर था। उसकी रस्सी दीवार के पास एक खूंटी से बंधी थी। अकबर समझ गए। लड़ाई शुरू हुई, तलवारें टकराईं। अकबर की तलवार बिजली की तरह चल रही थी। एक एक करके बागी गिरने लगे, लेकिन उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। इसी बीच बीरबल ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए उस खूंटी की तरफ छलांग लगाई। एक बागी ने बीरबल पर वार किया। उनके कंधे पर एक गहरा घाव लगा, खून बह निकला, लेकिन बीरबल नहीं रुके। उन्होंने अपनी कटार से उस रस्सी को काट दिया। कड़ कड़ कड़, धड़ाम। वो विशाल झूमर सीधे बागियों के झुंड पर गिरा। चीख पुकार मच गई, धूल का गुबार उठ गया। कालिया भी उस झूमर की चपेट में आने से बाल बाल बचा, लेकिन वो लड़खड़ा गया। अंगूठी उसके हाथ से छूट गई और फर्श पर गिरकर दूर लुढ़क गई। अंगूठी! अकबर चिल्लाए और उस तरफ लपके। उधर से नकाबपोश भी अंगूठी की तरफ दौड़ा। दोनों एक साथ अंगूठी के पास पहुंचे। अकबर ने तलवार का वार किया। नकाबपोश ने उसे अपनी ढाल पर रोका। एक भीषण द्वंद्व शुरू हो गया। नकाबपोश बहुत माहिर था। उसकी तलवारबाजी शाही अंदाज की थी। अकबर को हैरानी हुई। ये शैली, ये पैतरे, ये तो मुगल सेना के खास प्रशिक्षण का हिस्सा है। ये नकाबपोश कोई बाहरी नहीं, कोई अपना ही है। दोस्तों, सस्पेंस अब अपनी चरम सीमा पर है। कौन है ये नकाबपोश जो बादशाह की तरह ही लड़ना जानता है? क्या वो कोई पूर्व सेनापति है या कोई बागी शहजादा? कहानी के हर मोड़ पर एक नया राज खुल रहा है। आप देख रहे हैं कि कैसे बीरबल और अकबर मौत के घेरे में फंसे हैं। क्या वे यहां से जिंदा निकल पाएंगे? हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। आपको क्या लगता है, परछाई बादशाह का असली चेहरा किसका है? लड़ाई के बीच बीरबल ने देखा कि कालिया, जो घायल था, एक गुप्त रास्ते से भागने की कोशिश कर रहा था। बीरबल ने अपना दर्द भुलाकर एक भाला उठाया और पूरी ताकत से कालिया की तरफ फेंका। भाला कालिया के पैर में जा लगा, वो गिर पड़ा। उधर अकबर ने नकाबपोश पर एक जोरदार प्रहार किया। नकाबपोश की तलवार हाथ से छूट गई। अकबर ने उसकी गर्दन पर तलवार रख दी। खेल खत्म, अकबर ने कहा, अपना नकाब उतारो। नकाबपोश हंसा, एक ठंडी सूखी हंसी। खेल तो अभी शुरू हुआ है अकबर। उसने अपनी आस्तीन से एक छोटा सा गोला निकाला और जमीन पर पटक दिया। धमाका, तेज रोशनी और धुएं ने सबको अंधा कर दिया। अकबर खांसते हुए पीछे हटे। जब धुआं छटा तो नकाबपोश गायब था, लेकिन फर्श पर वो अंगूठी पड़ी थी। अकबर ने राहत की सांस ली। उन्होंने झुककर अंगूठी उठाई। शुक्र है खुदा का, मेरी अमानत मुझे मिल गई। उन्होंने अंगूठी को अपनी उंगली में पहना, लेकिन तभी बीरबल चिल्लाए, नहीं जहांपना, रुकिए, उसे मत पहनिए। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अकबर अंगूठी पहन चुके थे और जैसे ही अंगूठी उनकी उंगली में गई, एक अजीब सी बात हुई। अकबर का हाथ नीला पड़ने लगा। उन्हें एक तेज चक्कर आया और वो जमीन पर गिर पड़े। जहांपना! बीरबल दौड़कर उनके पास पहुंचे। अकबर का शरीर कांप रहा था। वो अंगूठी वो असली नहीं थी। कालिया, जो दर्द से कराह रहा था, जोर जोर से हंसने लगा। मूर्ख बादशाह, असली अंगूठी तो कब की परछाई बादशाह के पास पहुंच चुकी है। ये तो एक नकली अंगूठी थी जिसमें जहर बुझा हुआ था। जो इसे पहनेगा वो अगले सूरज को नहीं देख पाएगा। बीरबल के पैरों तले जमीन खिसक गई। बादशाह की जान खतरे में थी और असली अंगूठी गायब थी। बीरबल ने तुरंत अकबर की उंगली से वो जहरीली अंगूठी खींची, लेकिन जहर अपना काम शुरू कर चुका था। अकबर की नब्ज धीमी हो रही थी। इसका इलाज क्या है? बीरबल ने कालिया की गर्दन पकड़ ली। बोल, वरना अभी तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। कालिया ने दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, इसका इलाज सिर्फ एक ही जगह है, भैरवगढ़ के किले में, परछाई बादशाह के पास। उसके पास एक वैद्य है जो इसका तोड़ जानता है, लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले ही तुम्हारा बादशाह दम तोड़ देगा। बीरबल के पास सोचने का वक्त नहीं था। अकबर बेहोश हो चुके थे। उनके साथी बागी, जो झूमर के नीचे दबे थे या घायल थे, अब भी खतरा बने हुए थे। बीरबल ने अपने अंगरक्षकों को आदेश दिया, जल्दी करो, हमें बादशाह को यहां से निकालना होगा। हम भैरवगढ़ जाएंगे, चाहे पाताल में ही क्यों न जाना पड़े। हम इलाज भी लाएंगे और असली अंगूठी भी। वे अकबर को उठाकर गुफा से बाहर निकले। बाहर अब शाम ढल रही थी। जंगल और भी डरावना लग रहा था। लेकिन जैसे ही वे बाहर आए, बीरबल ने कुछ ऐसा देखा जिसने उनके होश उड़ा दिए। दूर भैरवगढ़ की पहाड़ियों पर एक विशाल मशाल जल रही थी और उस मशाल की रोशनी में धुएं से एक आकृति बन रही थी। वो आकृति वही उल्टा त्रिशूल थी, लेकिन इस बार उसके साथ एक और चिन्ह था, वो काला सूरज।
और तभी बीरबल को याद आया वो काला सूरज का निशान उन्होंने कहाँ देखा था। कुछ दिन पहले दरबार में जब वे एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज पर चर्चा कर रहे थे, बादशाह के ठीक पीछे खड़ा एक बेहद खास और भरोसेमंद शख्स अपने कलम से एक कागज के कोने पर अनजाने में वही निशान बना रहा था, एक काला सूरज। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि बीरबल का दिल धक से रह गया। अगर वो शख्स गद्दार है तो इसका मतलब है कि पूरा किला अब दुश्मनों के हाथ में है। वे वापस नहीं जा सकते और आगे मौत का गढ़ है। वे बीच मंझधार में फंस चुके थे। तभी झाड़ियों में सरसराहट हुई। बीरबल ने अपनी तलवार तान ली। कौन है वहां? झाड़ियों से एक साया बाहर आया। वो एक बूढ़ा आदमी था जिसके कपड़े फटे हुए थे और हाथ में एक लकड़ी की बैसाखी थी। उसकी आंखें एकदम सफेद थीं। वो अंधा था। उसने अपनी कमकपाती आवाज में कहा, राही, अगर बादशाह को बचाना है तो सीधे रास्ते से मत जाना। परछाई बादशाह ने हर मोड़ पर मौत बिछा रखी है। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें भूल भुलैया के रास्ते से ले चलूंगा। वही एक रास्ता है जहां उनकी नजर नहीं पहुंचती। बीरबल असमंजस में थे। क्या इस अनजान अंधे बूढ़े पर भरोसा किया जा सकता है? क्या ये भी कोई चाल तो नहीं? लेकिन अकबर की हालत बिगड़ती जा रही थी। उनके होंठ नीले पड़ चुके थे। बीरबल ने निर्णय लिया, ठीक है बाबा, हमें रास्ता दिखाओ। बूढ़ा आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, बीरबल ने उसकी पीठ पर एक निशान देखा। कपड़े के फटे हुए हिस्से से उसकी पीठ पर बना एक पुराना टैटू झांक रहा था। वो टैटू मुगल सल्तनत का शाही निशान था, लेकिन उसे क्रॉस किया हुआ था, काटा हुआ था। ये बूढ़ा कोई साधारण फकीर नहीं था। ये मुगल दरबार का ही कोई पुराना भूला बिसरा हिस्सा था, जिसे शायद सालों पहले निकाल दिया गया था। बीरबल के दिमाग में खतरे की घंटियां बज रही थीं, लेकिन उनके पास और कोई चारा नहीं था। वे उस अंधे बूढ़े के पीछे पीछे उस अनजान अंधेरे रास्ते पर चल पड़े, जो उन्हें सीधे शेर की मांद में भैरवगढ़ ले जाने वाला था। बीरबल को लगा था कि वो बूढ़ा मदद कर रहा है, लेकिन जैसे ही वे गुफा के अंदर पहुंचे, बूढ़े ने एक ऐसी हंसी हंसी जो बीरबल के रोंगटे खड़े कर गई। उसने कहा, स्वागत है कब्रगाह में। और तभी दीवारें हिलने लगीं। क्या बीरबल खुद चलकर मौत के जाल में फंस गए हैं? और वो गद्दार दरबार में कौन है जो काला सूरज बनाता है? जानिए अगले भाग में, जहां बीरबल का सामना होगा एक ऐसे सच से जो मुगल इतिहास को बदल सकता है। अंधेरे गुफा के मुहाने पर खड़ी वो बूढ़ी कुबड़ निकली आकृति किसी प्रेत से कम नहीं लग रही थी। बीरबल का दिल जोरों से धड़क रहा था। एक तरफ बादशाह अकबर जहर के असर से नीले पड़ते जा रहे थे और दूसरी तरफ ये रहस्यमयी बूढ़ा जिसकी हंसी ने गुफा की पथरीली दीवारों को भी कंपा दिया था। स्वागत है कब्रगाह में, ये शब्द गूंजते रहे और तभी एक गरगराहट के साथ गुफा का वो हिस्सा जहां वे खड़े थे हिलने लगा। दीवारें एक दूसरे के करीब आ रही थीं। धोखा! बीरबल के साथ मौजूद एक अंगरक्षक चिल्लाया और उसने अपनी तलवार निकालकर बूढ़े की गर्दन पर रख दी। तूने हमें फंसाया है, ये कोई रास्ता नहीं, ये मौत का कुआं है। बूढ़ा अपनी जगह से नहीं हिला। उसकी सफेद बेनूर आंखों में कोई डर नहीं था। वो फिर हंसा, लेकिन इस बार उसकी हंसी में क्रूरता नहीं बल्कि लाचारी थी। मूर्ख, अगर मैं तुम्हें मारना चाहता तो तुम्हें यहां लाने की जहमत क्यों उठाता? ये दीवारें तुम्हें कुचलने के लिए नहीं बल्कि उन शिकारियों को रोकने के लिए बंद हो रही हैं जो तुम्हारे खून के प्यासे बाहर खड़े हैं। तलवार नीचे कर सिपाही, वरना हम सब वाकई में मारे जाएंगे। बीरबल ने तुरंत स्थिति को भांप लिया। उन्होंने सिपाही के हाथ पर हाथ रखकर तलवार नीचे करवाई। रुको, इसकी बात में दम है। अगर ये परछाई बादशाह का आदमी होता तो हमें बाहर ही उनके हवाले कर देता। दीवारें पास आती गईं और एक जोरदार धमाके के साथ प्रवेश द्वार पूरी तरह बंद हो गया। अब वे बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट चुके थे। गुफा के अंदर सिर्फ मशाल की मध्यम रोशनी थी और पानी टपकने की आवाज। वो बूढ़ा जिसका नाम उसने जफर बताया था मुड़ा और अपनी लाठी टेकते हुए आगे बढ़ा। आओ, जफर ने कहा, इससे पहले कि हवा कम पड़ जाए हमें पाताल द्वार तक पहुंचना होगा। रास्ता बेहद संकरा और फिसलन भरा था। अकबर की हालत बिगड़ती जा रही थी। उनका शरीर तप रहा था और वे बेहोशी में बड़बड़ा रहे थे। हुमायूं, पिताजी, वो अंगूठी मेरी गलती थी। बीरबल का कलेजा मुंह को आ गया। बादशाह को अपने कंधे का सहारा देते हुए वे आगे बढ़ रहे थे। ये सिर्फ एक सफर नहीं, वक्त के खिलाफ दौड़ थी। चलते चलते बीरबल ने जफर से पूछा, बाबा, तुमने अपनी पीठ पर शाही निशान को क्रॉस क्यों किया हुआ है? तुम कौन हो और मुगल सल्तनत से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? जफर रुका नहीं, लेकिन उसकी आवाज भारी हो गई।
दुश्मनी सल्तनत से नहीं, उस गद्दी के अहंकार से है बीरबल। मैं कभी तुम्हारे बादशाह के पिता हुमायूं का सबसे खास जासूस हुआ करता था। साये का सिपाही कहते थे मुझे, लेकिन एक गलतफहमी, सिर्फ एक शक की वजह से मुझे गद्दार घोषित कर दिया गया। मेरी आंखें फोड़ दी गईं और मुझे इस वीराने में मरने के लिए फेंक दिया गया। लेकिन मैं मरा नहीं, मैं जिंदा रहा, सिर्फ ये देखने के लिए कि जिस तख्त ने मुझे ठुकराया उसका अंजाम क्या होता है। बीरबल सन्न रह गए। ये बूढ़ा इतिहास का एक ऐसा पन्ना था जिसे फाड़ कर फेंक दिया गया था। तो तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो? बीरबल ने पूछा। क्योंकि जफर ने गहरी सांस ली। जिसने तुम्हारी अंगूठी चुराई है वो परछाई बादशाह कोई और नहीं, बल्कि उसी बगावत का बीज है जिसे मैंने सालों पहले पनपते देखा था। अगर उसे नहीं रोका गया तो वो सिर्फ अंगूठी नहीं, पूरा हिंदुस्तान जला देगा। और मैं अपने मुल्क को जलते हुए नहीं देख सकता, चाहे मैं अंधा ही क्यों ना हो जाऊं। दोस्तों, यहाँ कहानी एक बहुत ही भावनात्मक और खतरनाक मोड़ ले रही है। एक पुराना वफादार जिसे गद्दार समझा गया, आज वही बादशाह की जान बचाने का इकलौता जरिया है। क्या हमें कभी कभी अपनी पिछली गलतियों का भुगतान ऐसे चुकाना पड़ता है? सोचिए, अगर बीरबल उस बूढ़े पर भरोसा ना करते तो क्या होता। ये कहानी सिर्फ दिमाग की नहीं, भरोसे की भी है। अगर आपको ये ट्विस्ट पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ट्रस्ट लिखें, ताकि हमें पता चले कि आप कहानी की गहराई को समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब वे उस जगह पहुंचने वाले हैं जहां इंसान की रूह कांप जाती है। करीब 1 घंटे के कठिन सफर के बाद वे एक विशाल भूमिगत हॉल में पहुंचे। ये जगह मानव निर्मित नहीं लगती थी, बल्कि कुदरत और शैतानी दिमाग का मिला-जुला नमूना थी। सामने एक गहरी खाई थी जिसके नीचे से तेज धार में पानी बह रहा था, और उस खाई के पार काले पत्थरों से बना एक किला दिखाई दे रहा था, भैरवगढ़। ये किला जमीन के ऊपर नहीं, बल्कि एक विशाल गुफा के अंदर बना हुआ था। इसे अंडरग्राउंड फोर्ट्रेस, भूमिगत किला कहा जा सकता था। मशालों की रोशनी में वो किसी दैत्य जैसा लग रहा था। यही है वो जगह, जफर ने इशारा किया। अंगूठी और उसका इलाज दोनों वही हैं, लेकिन वहां जाने का पुल टूटा हुआ है। बीरबल ने देखा, सचमुच पत्थर का पुल बीच से टूटा हुआ था। खाई करीब 50 हाथ चौड़ी थी, कूदना नामुमकिन था। तो हम उस पार कैसे जाएंगे? अंगरक्षक ने हताशा में पूछा। बीरबल ने इधर उधर देखा। उनकी नजर छत पर लटकती विशाल जड़ों और बेलों पर पड़ी, लेकिन यह जोखिम भरा था। तभी उनकी नजर पानी के बहाव पर गई। पानी किले की दीवारों के नीचे एक छोटी सी नाली में घुस रहा था। सीवेज गंदे नाले का रास्ता, बीरबल ने कहा। हर किले का एक निकास द्वार होता है जहां से गंदा पानी बाहर आता है। अगर पानी बाहर आ सकता है तो हम अंदर भी जा सकते हैं। अकबर अब पूरी तरह अचेत हो चुके थे। बीरबल ने फैसला लिया। उन्होंने रस्सियों और लकड़ियों की मदद से एक छोटा सा बेड़ा बनाया। अकबर को उस पर लिटाया गया और फिर अपनी जान हथेली पर रखकर वे उस बर्फीले काले पानी में उतर गए। पानी का बहाव तेज था। वे नाले के संकरे मुंह की तरफ बहे जा रहे थे। अंदर घुप अंधेरा था। बदबू इतनी थी कि सांस लेना दूभर था। चमगादड़ उनके सिरों के ऊपर से उड़ रहे थे। करीब 15 मिनट तक वे उस नरक जैसी सुरंग में तैरते रहे। अचानक उन्हें लोहे की सलाखें दिखाई दीं। रास्ता बंद था। पानी का स्तर बढ़ रहा था। अगर वे यहीं रुक गए तो डूबकर मर जाएंगे। सलाखें पुरानी हैं, बीरबल चिल्लाए। सब मिलकर धक्का दो। बीरबल, जफर और तीनों अंगरक्षकों ने अपनी बची खुची ताकत लगा दी। जंग खाई सलाखें चरचराईं और फिर एक झटके के साथ टूट गईं। वे पानी के साथ बहते हुए किले के अंदर एक तालाब में जा गिरे। वे किले के अंदर पहुंच चुके थे, लेकिन अब सबसे मुश्किल काम बाकी था। अकबर के लिए वैद, एल्केमिस्ट को ढूंढना, और वो भी बिना पकड़े गए। वे जिस जगह निकले थे वो किले का तहखाना था। यहाँ बड़े बड़े कड़ाहे चढ़े हुए थे जिनमें से रंग बिरंगा धुआं निकल रहा था। दीवारें अलमारियों से भरी थीं जिन पर अजीबो गरीब जार रखे थे, किसी में सांप, किसी में बिच्छू और किसी में इंसानी अंग। ये परछाई बादशाह की प्रयोगशाला थी। किस्मत से उस वक्त वहां सिर्फ एक ही आदमी था, एक लंबा गंजा व्यक्ति जो एक मेज पर झुककर कुछ रसायनों को मिला रहा था। उसने लाल रंग का चोगा पहना हुआ था। ये वही शाही वैद था जो जहर बनाता था। बीरबल ने अपने साथियों को छिपने का इशारा किया और खुद अकेले भीगे कपड़ों में लेकिन पूरे आत्मविश्वास के साथ बाहर निकले। वैद ने आहट सुनी और मुड़ा। कौन? उसने पास रखी एक छड़ी उठाई। बीरबल ने उसे बोलने का मौका नहीं दिया। वे सीधे उसके पास गए और एक बहुत ही कड़क, अधिकार भरी आवाज में बोले, मूर्ख, काला सूरज डूबने वाला है और तुझे खबर तक नहीं? साहिब ने मुझे भेजा है। वैद्य सकपका गया। बीरबल का आत्मविश्वास इतना जबरदस्त था कि वैद्य को लगा शायद ये कोई उच्चाधिकारी है जिसे वो पहचानता नहीं।
माफी हुजूर, लेकिन मुझे बताया नहीं गया कि कोई आ रहा है। और आपकी हालत। बीरबल ने उसकी बात काट दी। मेरी हालत मत देख। उस गद्दार गफूर ने हमारे रास्ते में बारूद बिछा रखा था। मैं तो बच गया, लेकिन मेरा संदेश बहुत जरूरी है। साहिब ने कहा है कि वो नीला जहर जो हमने बादशाह के लिए बनाया था, उसमें एक कमी रह गई है। बादशाह अभी तक मरा नहीं है। साहिब बहुत नाराज हैं। उन्होंने कहा है कि अगर बादशाह बच गया तो तेरी खाल उधेड़ दी जाएगी। वैद्य के पसीने छूट गए। नहीं हुजूर, मेरा फॉर्मूला अचूक है। बादशाह को अब तक मर जाना चाहिए था। तो साबित कर। बीरबल ने मेज पर हाथ मारा। दिखा मुझे वो तोड़ जो तूने एहतियात के तौर पर बनाया था। मैं देखना चाहता हूं कि क्या तूने सही मिश्रण बनाया है या तू भी गद्दारों से मिला हुआ है। डर के मारे वैद्य ने कांपते हाथों से अलमारी खोली और एक नीले रंग की शीशी निकाली। ये देखिए हुजूर, ये संजीवनी अर्क है। इसकी एक बूंद भी उस जहर को काट सकती है। मैंने कोई गलती नहीं की है। बीरबल ने झपट कर वो शीशी उसके हाथ से ले ली। देखने में तो ठीक लगता है, लेकिन इसकी जांच करनी होगी। तभी अकबर के कराहने की आवाज आई। वैद्य की नजर पीछे गई और उसने अंगरक्षकों को बादशाह को उठाए हुए देख लिया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तुम झूठ बोल रहे हो, ये तो बादशाह है। इससे पहले कि वो शोर मचाता, बीरबल ने शीशी अपनी जेब में डाली और पास रखा एक भारी पीतल का पात्र उस वैद्य के सिर पर दे मारा। वैद्य बेहोश होकर गिर पड़ा। जल्दी बीरबल अकबर के पास दौड़े। उन्होंने शीशी खोली और उसकी 2 बूंदें अकबर के मुंह में टपका दी। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सबकी सांसें थमी हुई थीं। धीरे धीरे अकबर के चेहरे का नीलापन कम होने लगा। उनकी सांसें स्थिर हो गईं। उन्होंने आंखें खोली। उनकी आंखें अब धुंधली नहीं थीं। बीरबल, अकबर ने कमजोर आवाज में कहा, पानी। बीरबल ने उन्हें पानी पिलाया। अकबर की जान बच गई थी, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। महाराज, हमें यहां से निकलना होगा, बीरबल ने कहा। लेकिन अकबर की नजर मेज पर पड़ी एक चीज पर टिक गई। रुको बीरबल, वो देखो। मेज पर एक नक्शा फैला हुआ था, आगरा के किले का नक्शा, और उस नक्शे पर कई जगहों पर लाल निशान लगे थे। लेकिन जो चीज सबसे चौंकाने वाली थी, वो था नक्शे के बगल में रखा एक पत्र। अकबर ने लड़खड़ाते हुए उठकर वो पत्र उठाया। पत्र में लिखा था, अंगूठी का काम हो गया है। बादशाह को भैरवगढ़ लाने की योजना सफल रही। अब आगरा खाली है। आज रात काली पूजा के बाद जब मैं तख्त पर बैठूंगा तो इतिहास बदल जाएगा। सेनापति को मेरा पैगाम दे दिया गया है। सूर्योदय होते ही किले के दरवाजे मेरे लिए खोल दिए जाएं। और नीचे हस्ताक्षर थे। हस्ताक्षर नहीं, बल्कि एक मुहर थी, शाही दीवाने खास की मुहर। अकबर के हाथ से पत्र छूट गया। दीवाने खास? ये मुहर तो सिर्फ मेरे भाई मिर्जा हाकिम या फिर मेरे सबसे करीबी वजीर आजम खान के पास ही हो सकती है। मिर्जा काबुल में है तो क्या? बीरबल ने सिर हिलाया। आजम खां, मुझे पहले ही शक था जहांपना। वो काला सूरज का निशान मैंने उन्हें एक बार अनजाने में बनाते देखा था। वे परछाई बादशाह के लिए काम नहीं कर रहे हैं। वे ही परछाई बादशाह के असली सूत्रधार हैं। तभी प्रयोगशाला का दरवाजा जोर से खुला। वहां दर्जनों हथियारबंद सैनिक खड़े थे और उनके सबसे आगे खड़ा था एक नकाबपोश, जिसकी कद काठी हूबहू अकबर जैसी थी। नकाबपोश ने अपना नकाब हटाया। बीरबल और अकबर दोनों के होश उड़ गए। वो चेहरा अकबर का नहीं था। वो चेहरा आजम खां का भी नहीं था। वो चेहरा था अकबर के सौतेले भाई शहजादा अधम का, जिसे सब मरा हुआ मानते थे। अधम? अकबर के मुंह से निकला। लेकिन तुम्हें तो मैंने सालों पहले। अधम हंसा, एक शैतानी हंसी। तुमने मुझे छत से फेंकवाया था अकबर, लेकिन मेरी किस्मत ने मुझे बचा लिया। मैं टूटा, बिखरा, लेकिन मरा नहीं। काला सूरज ने मुझे पनाह दी और आज मैं तुम्हारा वजूद मिटाकर वो तख्त हासिल करूंगा जो मेरा हक था। अधम ने अपनी उंगली दिखाई। उसमें वो असली शाही अंगूठी चमक रही थी। देख रहे हो भाईजान, अधम ने कहा, ये अंगूठी अब मेरी है और इसके साथ ही मुगल सल्तनत की किस्मत भी। अकबर, जो अभी भी कमजोर थे, ने तलवार उठाने की कोशिश की, लेकिन गिर पड़े। बीरबल आगे आए। शहजादा, जोश में होश मत खो बैठो। अंगूठी पहनने से कोई बादशाह नहीं बनता। बादशाहत खून में नहीं, जिगर में होती है। अधम ने इशारा किया। सैनिकों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। बीरबल, तुम्हारी बातें अब काम नहीं आएंगी। सैनिकों, इनका सिर कलम कर दो और आगरा भिजवा दो। आजम खां वहां मेरे स्वागत की तैयारी कर रहा होगा। तलवारें उठीं। मौत उनके सिर पर नाच रही थी। लेकिन तभी बीरबल ने एक चीज देखी। प्रयोगशाला के कोने में, जहां बड़े बड़े कड़ाहे उबल रहे थे, वहां ऊपर छत पर एक वेंटिलेशन शाफ्ट, हवादार रोशनदान था। और उस रोशनदान से
एक कबूतर अंदर झांक रहा था। नहीं, वो कबूतर नहीं था, वो एक प्रशिक्षित शाहीबाज फैल्कन था, बीरबल का अपना जासूस पक्षी, जिसे उन्होंने पीछे छोड़ दिया था, लेकिन वो उन्हें ढूंढता हुआ यहां आ पहुंचा था। बीरबल के दिमाग में बिजली की तरह एक योजना कौन थी। उन्होंने अपनी जेब से वो बारूद की पुड़िया जो बची हुई थी निकाली और चुपके से पास जल रही मशाल की तरफ सरका दी। अधम! बीरबल जोर से चिल्लाए ताकि सबका ध्यान उन पर जाए। मारने से पहले एक आखिरी ख्वाहिश तो पूरी कर दो। अधम ने हाथ उठाया, सैनिकों को रुकने का इशारा किया। क्या ख्वाहिश है तेरी? मैं बस ये जानना चाहता हूं, बीरबल ने बातों में उलझाते हुए कहा, कि आजम खान जैसा वफादार आदमी गद्दार कैसे बन गया। अधम हंसा। वफादार? हर आदमी की एक कीमत होती है बीरबल। आजम खान को तख्त नहीं चाहिए, उसे कोहिनूर चाहिए, और मैंने उसे वो देने का वादा किया है। बातचीत के इसी पल का फायदा उठाते हुए बीरबल ने अपने पैर से उस बारूद की पुड़िया को सीधे जलते हुए कढ़ाई के नीचे गिरी चिंगारी पर लात मारी, और उसी वक्त धड़ाम एक भयंकर विस्फोट हुआ। रसायनों से भरे कढ़ाई फट गए। प्रयोगशाला में रंग बिरंगी आग और जहरीला धुआं भर गया। सैनिकों में भगदड़ मच गई। भागो! बीरबल चिल्लाए। उन्होंने अकबर को उठाया। अंधा जफर अपनी लाठी घुमाता हुआ रास्ता बनाने लगा। धुएं की आड़ में वे प्रयोगशाला के दूसरे दरवाजे की तरफ भागे। अधम चिल्ला रहा था, पकड़ो उन्हें, जाने मत देना। वे एक संकरे गलियाली में दौड़े। पीछे सैनिकों के कदमों की आवाजें आ रही थीं। वे सीढ़ियां चढ़ते गए और अंत में वे किले की छत पर निकले। बाहर रात का सन्नाटा था और ठंडी हवा चल रही थी। वे भैरवगढ़ किले के सबसे ऊंचे बुर्ज पर थे। नीचे गहरी खाई थी और पीछे मौत की फौज। रास्ता बंद था। अधम अपने सैनिकों के साथ छत पर आ पहुंचा। वो गुस्से से पागल हो रहा था। अब कहां जाओगे? अधम ने तलवार निकाली। अब तो उड़कर ही जाना पड़ेगा। अकबर और बीरबल बुर्ज के किनारे खड़े थे। बीरबल ने नीचे देखा। खाई में घना अंधेरा था। जहां पनाह, बीरबल ने अकबर के कान में कहा, क्या आपको तैरना याद है? अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुगल कभी तैरना नहीं भूलते। अधम हमला करने ही वाला था कि बीरबल, अकबर और उनके साथी एक साथ बुर्ज से नीचे कूद गए। हवा को चीरते हुए वे नीचे गिरे और सीधे खाई में बहती उसी नदी में जा गिरे जो किले के नीचे से निकलती थी। अधम ने ऊपर से देखा। पानी में हलचल हुई और फिर सब शांत हो गया। ढूंढो उन्हें! अधम चिल्लाया। वे बच नहीं सकते। नदी के मुहाने पर पहरा लगा दो। लेकिन पानी के अंदर धारा के साथ बहते हुए बीरबल और अकबर एक गुफा में जा पहुंचे थे जो जंगल के दूसरी तरफ खुलती थी। वे बच निकले थे, लेकिन वे बुरी तरह थक चुके थे और घायल थे। वे नदी के किनारे कीचड़ में लेटे हाँफ रहे थे। अकबर ने मुट्ठी भींच ली। अधम मेरा अपना भाई और आजम खां मेरा वजीर, मेरे अपने घर में सांप पल रहे थे और मुझे पता भी नहीं चला। बीरबल ने उठकर कपड़े निचोड़े। जहां पना, अब अफसोस का वक्त नहीं है। अधम के पास अंगूठी है और आजम खां के पास आगरा का किला। अगर हम कल सुबह तक आगरा नहीं पहुंचे तो तख्त हमेशा के लिए हाथ से निकल जाएगा। अकबर ने पूछा, लेकिन हम जाएंगे कैसे? हमारे पास ना घोड़े हैं ना सेना, और आगरा का किला अभेद्य है। बीरबल की नजर आसमान पर गई जहां सुबह का तारा चमकने लगा था। हमें सेना की जरूरत नहीं है महाराज, हमें बस एक अफवाह की जरूरत है। एक ऐसी अफवाह जो आजम खान और अधम के बीच दरार डाल दे। चोरों को पकड़ने के लिए अब हमें सबसे बड़ा ठग बनना पड़ेगा। तभी जंगल से एक आवाज, हमें सेना की जरूरत नहीं है महाराज, हमें बस एक अफवाह की जरूरत है। एक ऐसी अफवाह जो आजम खान और अधम के बीच दरार डाल दे। चोरों को पकड़ने के लिए अब हमें सबसे बड़ा ठग बनना पड़ेगा। तभी जंगल से एक आवाज आई, घोड़ों की टापें। क्या ये अधम के सैनिक थे? नहीं। झाड़ियों से एक घुड़सवार बाहर आया। उसने शाही वर्दी नहीं बल्कि बंजारों के कपड़े पहने थे, लेकिन बीरबल उसे पहचानते थे। ये मान सिंह का गुप्तचर था। वो घोड़े से कूदा और बीरबल के पैरों में गिर पड़ा। हुजूर, गजब हो गया, गुप्तचर ने हांफते हुए कहा। आगरा में ऐलान कर दिया गया है कि बादशाह अकबर की बीमारी से मौत हो गई है और कल सुबह नए बादशाह की ताजपोशी होने वाली है। अकबर का चेहरा पत्थर जैसा हो गया। मेरी मौत का ऐलान? हाँ जहां पनाह, और ताजपोशी किसी और की नहीं, वजीर आजम खान की होने वाली है। बीरबल चौंक गए। क्या? लेकिन अधम ने तो कहा था कि तख्त उसे मिलेगा। इसका मतलब? बीरबल के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। इसका मतलब चोरों के बीच में भी चोरी हो गई है। आजम खान ने अधम को भी धोखा दे दिया है। ये हमारी जीत की चाबी है महाराज।
अकबर ने पूछा, कैसी चाबी? बीरबल ने कहा, हम आगरा जाएंगे, लेकिन जिंदा होकर नहीं, मुर्दा बनकर, अपनी ही जनाजे में शामिल होने। आगरा के किले में मातम का ढोंग रचा जा रहा है। बादशाह अकबर का जनाजा सज चुका है, लेकिन कफन के नीचे कौन है? बीरबल ने रचा है इतिहास का सबसे बड़ा नाटक। जैसे ही वजीर आजम खान ताज पहनने के लिए झुकेंगे, कफन से एक हाथ निकलेगा। और वो हाथ किसका होगा? देखिए अगले भाग में, मुर्दों की वापसी। क्या बीरबल का ये दाव सल्तनत बचा पाएगा या ये उनकी आखिरी गलती साबित होगी? आगरा का आसमान उस सुबह खून के रंग जैसा लाल था। ये लाली सूरज की नहीं, बल्कि उस आने वाले कहर की निशानी थी जो मुगल सल्तनत की नींव हिलाने वाला था। यमुना नदी के ठंडे पानी से निकलकर कीचड़ और थकान से लथपथ बादशाह अकबर और बीरबल जब जंगल के किनारे खड़े होकर अपने ही शहर को देख रहे थे, तो उन्हें अपना घर किसी अजनबी डरावने किले जैसा लग रहा था। शहर के हर बुर्ज पर काले झंडे लहरा रहे थे, मातम के झंडे। शहर में मुनादी करवाई जा चुकी थी कि बादशाह अकबर का इंतकाल हो गया है। एक ऐसा झूठ जो इतनी सफाई से बोला गया था कि हवाओं ने भी इसे सच मान लिया था। बीरबल ने अपने भीगे कपड़े निचोड़ते हुए अकबर की ओर देखा। बादशाह की आंखों में आंसू नहीं, अंगारे थे। अपने ही वजीर आजम खान द्वारा अपनी मौत का तमाशा देखना किसी भी बादशाह के लिए मौत से बदतर था। मान सिंह का गुप्तचर जो उन्हें जंगल में मिला था, सिर झुकाए खड़ा था। जहांपनाह, बीरबल ने सन्नाटा तोड़ा। ये सिर्फ गद्दी की लड़ाई नहीं है, आजम खान ने दोहरी चाल चली है। उसने शहजादा अधम को ये लालच दिया कि वो उसे बादशाह बनाएगा, लेकिन असल में वो अधम को मोहरा बनाकर खुद तख्त पर बैठना चाहता है। और अधम, वो बेवकूफ़, उस असली अंगूठी को लेकर खुश हैं जो अब सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा है, क्योंकि असली ताकत, शाही मुहर और ख़जाना आजम खान के कब्जे में है। अकबर ने मुट्ठी भींच ली। तो हम क्या करें बीरबल? मेरे पास न सेना है न हथियार, मैं एक जिंदा लाश हूं। अगर मैं अभी किले के दरवाजे पर जाकर कहूं कि मैं अकबर हूं, तो आजम खान के सैनिक मुझे वहीं तीरों से छलनी कर देंगे और कहेंगे कि कोई बहुरूप या बादशाह बनने आया था। बीरबल ने गहरी सांस ली और चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान ले आए। बिल्कुल सही कहा आपने महाराज, अगर जिंदा अकबर किले में जाएगा तो मारा जाएगा, इसलिए हमें अकबर को जिंदा नहीं मुर्दा बनकर ले जाना होगा। अकबर चौंक गए। मुर्दा? जी हाँ, बीरबल ने योजना समझाई। जी हाँ, बीरबल ने योजना समझाई। आजम खान ने आपकी मौत का ऐलान किया है, तो जाहिर है कि आपका जनाजा भी निकाला जाएगा। एक खाली ताबूत को दफनाने का नाटक किया जाएगा। हमें उस नाटक का हिस्सा बनना होगा, हमें उस जनाजे में शामिल होना होगा, लेकिन रोने वाले बनकर नहीं, बल्कि उस जनाजे को हकीकत में बदलने वाले बनकर। दुश्मन को तब तक मत छेड़ो जब तक वो अपनी जीत के नशे में चूर ना हो जाए। योजना बेहद जोखिम भरी की। अंधा जासूस जफर, जो अब तक खामोश खड़ा था, आगे आया। रास्ता मैं दिखाऊंगा। किले के नीचे एक पुरानी सुरंग है जो सीधे शाही मस्जिद के वजू खाने में निकलती है, लेकिन वो रास्ता सांपों और बिच्छुओं से भरा है। सांपों से डरने का वक्त चला गया जफर, अकबर ने कहा। अब सामना अजगरों से है। वे तीनों, अकबर, बीरबल और जफर, भेष बदलने की तैयारी में लग गए। बीरबल ने जंगल की जड़ी बूटियों से अकबर के चेहरे का रंग बदल दिया, उनकी दाढ़ी को एक अलग आकार दिया और उन्हें एक गूंगे मलंग फकीर का रूप दिया। बीरबल खुद उस मलंग के चेले बन गए। जफर तो पहले से ही भिखारी जैसा दिखता था। दोपहर होते होते वे आगरा शहर की भीड़ में घुल मिल गए। शहर का माहौल तनावपूर्ण था, लोग डरे हुए थे। हर चौराहे पर सैनिक तैनात थे, लेकिन ये शाही सैनिक नहीं थे। इनकी वर्दियों पर मुगल निशान के साथ एक छोटा सा काला सूरज यानी ब्लैक सन भी बना हुआ था। ये देख बीरबल का माथा ठनका। ये साजिश रातों रात नहीं रची गई थी, ये बरसों की तैयारी थी। सेना के भीतर एक पूरी समानांतर सेना तैयार की गई थी। दोस्तों, जरा सोचिए उस मंजर के बारे में। एक बादशाह जिसने आधे हिंदुस्तान पर राज किया, आज अपनी ही प्रजा के बीच अपने ही शहर में एक भिखारी बनकर चल रहा है। वो देख रहा है कि कैसे उसके मरने की झूठी खबर पर उसके अपने लोग ही जश्न और मातम का मिला जुला खेल खेल रहे हैं। क्या आपने कभी ऐसा धोखा देखा है? अगर आपको कहानी का ये रोमांच पसंद आ रहा है तो अभी लाइक का बटन दबाएं और कमेंट में जस्टिस फॉर अकबर लिखें। आपकी एक लाइक हमें बताती है कि आप सच्चाई की इस लड़ाई में हमारे साथ हैं। किले के मुख्य द्वार पर भारी भीड़ थी। लोग बादशाह के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े थे।
आजम खान ने ऐलान करवाया था कि बादशाह का चेहरा नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि बीमारी चेचक ने उसे बिगाड़ दिया है। ताबूत बंद था और उसे दीवाने आम के बीचों बीच रखा गया था। आजम खान सफ़ेद शाही लिबास पहने मगरमच्छ के आंसू बहाता हुआ ताबूत के सिरहाने खड़ा था। उसकी आंखों में एक चमक थी, विजय की चमक। वो बार बार घड़ी देख रहा था। उसे इंतज़ार था सूरज ढलने का, जब जनाजा उठेगा और उसके बाद उसकी ताजपोशी होगी। बीरबल और अकबर भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी एक सिपाही ने उन्हें डंडे से रोका। पीछे हटो ए फकीर, शाही मेहमानों के अलावा किसी को आगे जाने की इजाज़त नहीं है। बीरबल ने तुरंत हाथ जोड़कर कांपती आवाज़ में कहा, सिपाही जी, ये बाबा खामोश पीर हैं। इन्होंने सपना देखा है कि बादशाह की रूह बेचैन है। अगर इन्होंने ताबूत पर दम नहीं किया तो कयामत आ जाएगी। सिपाही हंसने लगा। कयामत तो तब आएगी जब वजीर साहब का डंडा चलेगा। भागो यहाँ से। तभी भीड़ में हलचल हुई। घोड़ों की टापें सुनाई दी। मुख्य द्वार से एक घुड़सवार तूफान की तरह अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे 50 खूंखार सैनिक थे। वो कोई और नहीं, शहजादा अधम था। अधम के कपड़े धूल से सने थे, लेकिन उसके हाथ में नंगी तलवार थी और उंगली में वो असली अंगूठी चमक रही थी। वो सीधे आजम खान की तरफ बढ़ा। धोखेबाज! अधम की दहाड़ से पूरा दीवाने आम गूंज उठा। तूने मेरे साथ खेल खेला। तूने कहा था कि मैं बादशाह बनूंगा और तू मेरा वजीर रहेगा, और यहां तू खुद तख्त पर कब्जा जमाने की तैयारी कर रहा है। आजम खान के चेहरे से दुख का नकाब उतर गया। वो मुस्कुराया, एक बहुत ही ठंडी और जहरीली मुस्कान। अधम, मेरे नादान शहजादे, आजम खान ने सुकून से कहा, बादशाहत अंगूठी से नहीं मिलती, ताकत से मिलती है। तेरे पास अंगूठी है, पर मेरे पास ये किला है, ये फौज है और ये काला सूरज है। अधम ने गुस्से में तलवार तान दी। तो आज फैसला हो जाएगा, या तो मुझे मेरा हक मिलेगा या आज आगरा की जमीन खून पिएगी। दोनों गुटों के बीच तलवारें खिंच गईं। माहौल बारूद के ढेर जैसा हो गया था। बस एक चिंगारी की जरूरत थी, और वो चिंगारी लगाने का काम किया बीरबल ने। बीरबल ने भीड़ का फायदा उठाते हुए अकबर फकीर के भेष में को इशारा किया। वे धीरे धीरे खिसकते हुए उस चबूतरे के पीछे पहुंच गए जहां वो खाली ताबूत रखा था। बीरबल जानते थे कि जब तक ये दोनों आपस में लड़ेंगे नहीं, तब तक अकबर के लिए मौका नहीं बनेगा। बीरबल ने अपनी आवाज बदलकर भीड़ के बीच से जोर से चिल्लाया, देखो देखो, ताबूत हिल रहा है। बादशाह की रूह नाराज है। शहजादा अधम ने बादशाह का कत्ल किया है, इसलिए ताबूत कांप रहा है। भीड़ में दहशत फैल गई। अंधविश्वास उस जमाने में सबसे बड़ा हथियार था। लोगों ने देखा, या शायद वहम था, कि ताबूत सचमुच हिल रहा है। दरअसल नीचे से अकबर ने उस तख्त को हल्का सा धक्का दिया था। ये अपशकुन है। लोग चिल्लाने लगे, कातिल कातिल। अधम खां का ध्यान बटा। वो घबरा कर ताबूत की तरफ देखने लगा। ये क्या बकवास है? इसी पल का फायदा उठाकर आजम खां ने इशारा किया, सैनिकों, इस पागल शहजादे और इसके साथियों को गिरफ्तार कर लो। इसने बादशाह के जनाजे की तौहीन की है। आजम खान के वफादार सैनिकों ने अधम को घेर लिया। अधम ने भी हार नहीं मानी। उसने एक सैनिक का सिर धड़ से अलग कर दिया। मार डालो इन्हें, अधम चिल्लाया। दीवाने आम जंग का मैदान बन गया। तीर चलने लगे, तलवारें खनकने लगीं। आम जनता जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगी। भगदड़ मच गई। और इसी अफरा तफरी के बीच बीरबल और अकबर उस शाही चबूतरे के पास पहुंच गए। अब वक्त आ गया है, बीरबल ने अकबर के कान में कहा। जनाजा उठने वाला नहीं है, जनाजे से कयामत उठने वाली है। बीरबल ने अपनी जेब से वो बारूद की पुड़िया, हाँ, बीरबल हमेशा कुछ न कुछ जुगाड़ रखते थे। इस बार उन्होंने शाही आतिशबाजी के गोदाम से कुछ चुराया था, निकाली। उन्होंने ताबूत के नीचे एक छोटा धमाका किया। धड़ाम, ताबूत के परखच्चे उड़ गए, लकड़ी के टुकड़े हवा में बिखर गए। और जब धुआं छटा तो ताबूत खाली था। वहां कोई शव नहीं था। पूरा दरबार सन्न रह गया। लड़ते हुए हाथ रुक गए। आजम खान की आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया। उसका झूठ सबके सामने नंगा हो गया था। बादशाह का जिस्म गायब है। भीड़ में से आवाजें आने लगी, ये जादू है या बादशाह जिंदा है। तभी धुएं के गुबार के बीच से वो गूंगे फकीर अकबर ने अपनी चादर उतार फेंकी। उन्होंने अपने चेहरे से नकली दाढ़ी नोच कर फेंक दी। उनका चेहरा धुएं और धूल से सना था, लेकिन वो रौब, वो तेज, उसे कोई नहीं छिपा सकता था। अकबर ने एक सिपाही के हाथ से तलवार छीनी और उसे हवा में लहराया। हाँ, मैं जिंदा हूं। अकबर की गर्जना ने पत्थरों को भी हिला दिया। और मैं अपना हिसाब लेने आया हूं।
बादशाह अकबर जिंदाबाद! बीरबल ने नारा लगाया। ये नारा जंगल की आग की तरह फैला। जो वफादार सिपाही और दरबारी अब तक डर के मारे चुप थे या जिन्हें आजम खान ने धोखे में रखा था, उन्होंने जब अपने बादशाह को सही सलामत देखा तो उनका खून खौल उठा। उन्होंने अपनी तलवारें आजम खान और उसके बागियों की तरफ मोड़ दी। आजम खान घबरा गया। उसने देखा कि बाजी पलट रही है। ये बहरूपिया है, मारो इसे, ये जिन है, वो चिल्लाया। लेकिन अब उसकी कोई नहीं सुन रहा था। अधम खान, जो एक कोने में घिरा हुआ था, उसने जब अकबर को देखा तो उसके हाथ से तलवार छूट गई। भाईजान, उसके मुंह से निकला। अकबर ने अधम की तरफ देखा। आंखों में भाई का प्यार नहीं, एक न्यायाधीश की सख्ती थी। अधम, अगर तूने अभी समर्पण नहीं किया तो तेरा अंजाम वही होगा जो गद्दारों का होता है। अधम की हिम्मत जवाब दे गई। वो जानता था कि अकबर के सामने उसकी एक नहीं चलेगी। वो घुटनों पर बैठ गया और सिर झुका दिया। लेकिन आजम खान हार मानने वाला नहीं था। वो पीछे हटते हुए तख्त के पास पहुंचा। उसने तख्त के हत्थे पर लगा एक गुप्त बटन दबा दिया। अचानक दीवाने आम के चारों तरफ लगे बड़े बड़े लोहे के गेट गिर गए। बाहर जाने के सारे रास्ते बंद हो गए। अकबर, बीरबल, अधम और वफादार सैनिक सब अंदर फंस गए थे। और ऊपर छज्जों पर काले सूरज के तीरंदाज तैनात हो गए। उनके तीरों पर आग लगी थी। आजम खान पागलों की तरह हंसा। अकबर, तूने सोचा कि तू जिंदा वापस आ गया तो कहानी खत्म। अरे मूर्ख, मैंने तेरी वापसी का भी इंतजाम कर रखा था। ये दीवाने आम अब तेरी असली कब्र बनेगा। जला दो इन्हें। तीरंदाजों ने कमाने तान ली। मौत एक बार फिर अकबर के सामने खड़ी थी और इस बार भागने का कोई रास्ता नहीं था। बीरबल ने चारों तरफ देखा। बंद दरवाजे, ऊपर मौत एक बार फिर अकबर के सामने खड़ी थी और इस बार भागने का कोई रास्ता नहीं था। बीरबल ने चारों तरफ देखा। बंद दरवाजे, ऊपर आग वाले तीर और बीच में फंसे निहत्थे लोग। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। अब कोई तरकीब बीरबल? बीरबल मुस्कुराए नहीं। उनका चेहरा गंभीर था। जहां पना, अब तरकीब नहीं, कुर्बानी चाहिए होगी। लेकिन किसकी? तभी एक अजीब सी घटना घटी। अधम खान, जो घुटनों पर बैठा था, अचानक खड़ा हुआ। उसने अपनी उंगली से वो असली अंगूठी निकाली। भाईजान, अधम चिल्लाया, बचपन में आपने मुझे गिरने से बचाया था। आज मैं अपना कर्ज चुकाऊंगा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, अधम ने वो अंगूठी पूरी ताकत से आजम खान की तरफ फेंकी। ले अपनी बादशाहत। आजम खान का ध्यान भटका। उसने अंगूठी लपकने के लिए हाथ बढ़ाया। ये लालच उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अधम ने जमीन पर पड़ी एक ढाल उठाई और उसे एक फ्लाइंग डिस्क चक्र की तरह उन रस्सियों की तरफ फेंका जो ऊपर के भारी झाड़ फानूस को थामे हुए थीं। ठीक वैसे ही जैसे बीरबल ने गुफा में किया था। शायद भाई भाई की सोच एक जैसी थी। रस्सी कटी और वो विशाल झाड़ फानूस सीधे आजम खान के ऊपर गिरने लगा। आजम खान चीखा। झाड़ फानूस गिरा, लेकिन आजम खान ने आखिरी पल में छलांग लगा दी। वो बच गया, लेकिन उसका पैर दब गया। तीर चलाओ, वो दर्द से चिल्लाया। तीर छूटे। आग की बारिश शुरू हो गई। अकबर और बीरबल ने ढालों की आड़ ली, लेकिन वे कितने देर तक बचते? तभी किले की दीवारों के बाहर से एक आवाज आई। धूम धूम धूम। ये बादलों की गर्जन नहीं थी, ये तोपों की आवाज थी। लेकिन किले की तोपें तो आजम खान के पास थीं। फिर ये हमला कौन कर रहा था? दीवाने आम की छत का एक हिस्सा टूटकर गिरा। मलबे के साथ एक रस्सी नीचे लटकी और उस रस्सी से एक योद्धा नीचे उतरा। उसने मुगल सेनापति की वर्दी पहनी थी। वो मान सिंह था, जिसे आजम खान ने कैद कर रखा था, लेकिन वो जेल तोड़कर भाग निकला था और अब वो किले की तोपों का मुंह अंदर की तरफ मोड़ चुका था। जहां पना, मान सिंह चिल्लाया, रास्ता साफ है, छत की तरफ बढ़ें। लड़ाई का मंजर बदल गया। बाहर वफादार सेना, जिसका नेतृत्व मान सिंह कर रहा था, उसने किले पर धावा बोल दिया था। आजम खान के काले सूरज वाले सैनिक अब दो तरफा मार झेल रहे थे, अंदर अकबर से और बाहर मान सिंह से। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती दोस्तों। आजम खान घायल था, लेकिन हारा नहीं था। उसने अपनी जेब से एक काला शंख निकाला और उसे बजा दिया। उसकी आवाज बहुत ही डरावनी और तीखी थी। शंख की आवाज सुनते ही लड़ रहे बागी सैनिक अचानक रुक गए। उनकी आंखों का रंग बदल गया। वे और भी ज्यादा खूंखार हो गए, जैसे उन पर कोई जादू कर दिया गया हो। वे दर्द महसूस नहीं कर रहे थे। वे पागलों की तरह अकबर की तरफ दौड़े। ये क्या भला है? बीरबल ने हैरान होकर पूछा। ये इंसान नहीं लग रहे। आजम खान ने दर्द में हंसते हुए कहा, ये मेरी अमर सेना है बीरबल।
मैंने भैरवगढ़ के वैद्य से सिर्फ जहर नहीं, एक ऐसी दवा भी बनवाई थी जो इंसान को दर्द रहित राक्षस बना देती है। अब इन्हें कोई नहीं रोक सकता। अकबर और उनके साथी थक चुके थे। सामने मौत की ऐसी फौज थी जो मरने से नहीं डरती थी। तभी बीरबल की नजर उस काले शंख पर गई जो आजम खान के हाथ में था। आवाज! बीरबल चिल्लाए। महाराज, ये उस शंख की आवाज से नियंत्रित हो रहे हैं, हमें उस शंख को तोड़ना होगा। अकबर ने एक भाला उठाया। उनका निशाना अचूक था। उन्होंने पूरी ताकत से भाला आजम खान के हाथ की तरफ फेंका। भाला सीधे आजम खान की कलाई पर लगा। शंख हाथ से छूटकर हवा में उछला। अधम! अकबर ने अपने भाई को पुकारा। अधम समझ गया। उसने हवा में छलांग लगाई और अपनी तलवार से उस शंख के 2 टुकड़े कर दिए। शंख टूटते ही वो जादुई असर खत्म हो गया। बागी सैनिक जो अब तक मशीनों की तरह लड़ रहे थे, अचानक थकान और दर्द से गिर पड़े। सन्नाटा छा गया। धूल बैठ रही थी। आजम खान जमीन पर पड़ा था, घायल और निहत था। अकबर उसके पास गए और अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख दी। खेल खत्म आजम, अकबर ने कहा। लेकिन आजम खान ने डरने के बजाय आकाश की तरफ उंगली उठाई। खेल खत्म नहीं हुआ अकबर, वो हाँफते हुए बोला। मैंने शुरुआत की थी, लेकिन अंत वो करेगा जो आ रहा है। देखो। अकबर और बीरबल ने आसमान की तरफ देखा। किले के सबसे ऊंचे बुर्ज पर जहां पहले मुगल झंडा लहराता था, वहां अब एक विशाल मशाल जल रही थी। लेकिन ये मशाल आग की नहीं थी, ये एक हरे रंग की लपट थी। और उस लपट के जलते ही यमुना के पार क्षितिज पर हजारों मशालें जल उठीं। ये एक सेना थी, एक विशाल सेना, इतनी बड़ी कि आगरा की फौज उसके सामने चींटी जैसी लगे। और उस सेना के झंडे पर वही निशान था, उल्टा त्रिशूल और काला सूरज। बीरबल के चेहरे का रंग उड़ गया। हे भगवान, आजम खान और अधम तो सिर्फ मोहरे थे, असली दुश्मन तो किले के बाहर इंतजार कर रहा था कि कब हम अंदर आपस में लड़कर कमजोर हों और वो हमला करे। वो सेना तेजी से आगरा की तरफ बढ़ रही थी। वो कौन है? अकबर ने आजम से पूछा। आजम खान ने अपनी आखिरी सांस लेते हुए कहा, वो विद्रोही है। वो तुम्हारा अतीत है अकबर। वो हेमू का बेटा है जो अपने पिता की मौत का बदला लेने और दिल्ली सल्तनत वापस छीनने आया है। आजम खान की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। वो मर चुका था, लेकिन उसने पीछे छोड़ दिया था एक ऐसा तूफान जिससे निपटना नामुमकिन लग रहा था। अंदर गृह युद्ध से तबाह सेना, घायल बादशाह और बाहर खड़ी एक ताजा दम दुश्मन की विशाल फौज। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। अब क्या बीरबल, हमारी आधी सेना मारी जा चुकी है, गोला बारूद खत्म हो गया है और दुश्मन दरवाजे पर है। बीरबल ने किले की दीवार से उस विशाल सेना को देखा। फिर उन्होंने अधम की तरफ देखा जो घायल था, फिर मान सिंह की तरफ। बीरबल की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, एक ऐसी चमक जो तब आती है जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। जहां बना, बीरबल ने कहा, जब ताकत काम ना आए तो सिर्फ एक चीज काम आती है, भ्रम, इल्यूजन। दुश्मन को वो दिखाओ जो वो देखना चाहता है और फिर उसे वो दो जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। तुम क्या करने वाले हो? मैं, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आज आगरा को भूतों का शहर बनाऊंगा। आज रात इतिहास की सबसे बड़ी बाजी खेली जाएगी। या तो हम जीतेंगे या मुगल सल्तनत का ये आखिरी सूरज होगा। बीरबल ने अधम के हाथ से वो असली अंगूठी ली। ये अंगूठी, बीरबल ने उसे रोशनी में देखा। इस अंगूठी में एक राज है जो आजम खान को भी नहीं पता था, और वही राज आज हमारी ढाल बनेगा। दुश्मन की लाखों की फौज ने आगरा के किले को घेर लिया है। अकबर की सेना हताश है, लेकिन तभी बीरबल ने वो अंगूठी हवा में उठाई और कुछ ऐसा हुआ जिसने कुदरत के नियम बदल दिए। आसमान से बिजली गिरी या जमीन फटी। क्या है हेमू के बेटे का असली खौफनाक रूप? और बीरबल का वो कौन सा साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो एक हारी हुई बाजी को जीत में बदल देगा? तैयार हो जाइए अंतिम महायुद्ध के लिए, विद्रोह का अंत। आगरा के किले की प्राचीर पर खड़ा हर शख्स उस मंजर को देखकर पत्थर का हो चुका था। यमुना के उस पार जहां तक नजर जाती थी सिर्फ मशाले ही मशाले थीं। ये कोई साधारण सेना नहीं थी, ये प्रतिशोध की आग में तपी हुई, एक दशक से अंधेरे में पल रही वो ताकत थी जिसका नेतृत्व हेमू का बेटा संग्राम कर रहा था।
उसके झंडे पर बना उल्टा त्रिशूल और काला सूरज रात के अंधेरे में भी चमक रहा था। किले के भीतर बारूद खत्म हो चुका था। रसद के नाम पर सिर्फ कुछ दिनों का अनाज बचा था और सबसे बड़ी बात, हौसला टूट चुका था। बादशाह अकबर, जो अभी अभी अपनी मौत के मुंह से वापस आए थे, अपनी टूटी हुई तलवार को देख रहे थे। उनके पास वफादार सैनिकों की संख्या मुट्ठी भर थी, जबकि बाहर लाखों की तादाद में अमर सेना खड़ी थी, वो सेना जिसे आजम खान ने दर्द महसूस न करने वाली दवा पिलाई थी। बीरबल, जो अब तक बुर्ज के किनारे खड़े होकर दुश्मन के खेमे का जायजा ले रहे थे, अचानक पलटे। उनके चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक अजीब सा सुकून था, वही सुकून जो तूफान से पहले समुद्र में होता है। जहां पनाह, बीरबल ने सन्नाटा तोड़ा। आपको याद है ये कहानी कैसे शुरू हुई थी? अकबर ने हैरानी से देखा। बीरबल, मौत दरवाजे पर खड़ी है और तुम्हें किससे याद आ रहे हैं? बीरबल मुस्कुराए। कहानी शुरू हुई थी ठगों के बाजार से, जहां झूठ को सच और सच को झूठ बनाकर बेचा जा रहा था। आज हमें उस खेल का आखिरी और सबसे बड़ा दांव खेलना होगा। आज हमें सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ठगना होगा। क्या मतलब? अधम खान ने अपनी घायल बांह को दबाते हुए पूछा। क्या तुम उन लाखों सैनिकों से झूठ बोलोगे कि वे घर चले जाएं? नहीं, बीरबल ने अपनी उंगली में थमी उस असली अंगूठी को रोशनी में दिखाया। मैं उनसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैं उन्हें उनका डर दिखाऊंगा। इंसान तलवार से लड़ सकता है, लेकिन वो उस चीज से नहीं लड़ सकता जो उसे दिखाई नहीं देती पर महसूस होती है। संग्राम की सेना अमर हो सकती है, उसे दर्द नहीं होता, लेकिन क्या उसे खौफ महसूस होता है? क्योंकि डर हर दवा का काट है। बीरबल ने मान सिंह, अधम और अकबर को पास बुलाया। दुश्मन सुबह होने का इंतजार कर रहा है, लेकिन हम उन्हें सुबह नहीं देखने देंगे। आज की रात कयामत की रात होगी। योजना, परछाइयों का युद्ध, द वॉर ऑफ शैडोज। बीरबल की योजना पागलपन भरी थी, लेकिन डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत होता है। किले के शाही गोदामों में, जहां नाटकों और उत्सवों का सामान रखा जाता था, वहां से बड़े बड़े दर्पण यानी मिरर्स, आतिशबाजी का बचा खुचा सामान और पुराने भोपू यानी वॉर हॉर्न निकाले गए। किले के चारों कोनों पर बड़े बड़े कड़ाहे रखवाए गए, जिनमें गीली लकड़ी और विशेष रसायन, जो बीरबल ने भैरवगढ़ की प्रयोगशाला से चुराए थे, डाले गए। मकसद आग जलाना नहीं बल्कि धुआं पैदा करना था, गाढ़ा, सफेद और भारी धुआं। जहां पनाह, बीरबल ने कहा, संग्राम को लगता है कि आगरा का किला वीरान और कमजोर है। उसे लगता है कि हम डरे हुए हैं, लेकिन जब वो हमला करेगा तो उसे यहां इंसान नहीं मिलेंगे। तो कौन मिलेगा? अकबर ने पूछा। भूत, बीरबल ने कहा, मुगल सल्तनत के पूर्वजों की रूहें। आधी रात का वक्त था। दुश्मन की सेना में हलचल शुरू हुई। संग्राम, जो एक विशाल हाथी पर सवार था, ने अपनी तलवार हवा में लहराई। आक्रमण, उसने दहाड़ लगाई। आज आगरा की ईंट से ईंट बजा दो, इस किले में एक भी मुगल जिंदा नहीं बचना चाहिए। लाखों की फौज ने एक साथ हुंकार भरी। जमीन कांप उठी। वे किले के मुख्य द्वार की तरफ दौड़े। उनके पास बड़े बड़े लकड़ी के लट्ठे थे दरवाजा तोड़ने के लिए। किले के अंदर सन्नाटा था। कोई तीर नहीं चला, कोई तोप नहीं गरजी। दुश्मन के सैनिक हैरान थे। क्या मुगल भाग गए या उन्होंने हार मान ली? जैसे ही दुश्मन की पहली टुकड़ी किले की दीवार के करीब पहुंची, अचानक भभक, किले की दीवारों के चारों तरफ से गाढ़ा सफेद धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते पूरा किला धुएं के बादलों में छिप गया। दुश्मन को अब किला दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ कोहरे की दीवार दिखाई दे रही थी। संग्राम ने हाथी से चिल्लाया, यह सिर्फ धुआं है, डरो मत, आगे बढ़ो। लेकिन तभी उस धुएं के अंदर से एक आवाज आई। ये किसी इंसान की आवाज नहीं थी, ये हजारों लोगों की चीख, रोना और हंसना सब एक साथ मिला हुआ था। बीरबल ने किले के अंदर मौजूद हर बर्तन, हर धातु की चीज को एक विशेष लय में पीटने का आदेश दिया था, और किले की वास्तुकला ऐसी थी कि वहां आवाज गूंजकर कई गुना बड़ी हो जाती थी। और फिर वो हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। धुएं के पर्दे पर हवा में तैरते हुए विशालकाय राक्षस दिखाई देने लगे। वे 50-50 फीट ऊंचे थे, उनके हाथ लंबे थे और उनकी आंखों में आग जल रही थी। दुश्मन के सैनिक, जो नशे की दवा के कारण निडर थे, अचानक रुक गए। ये क्या है? एक सैनिक चिल्लाया, ये इंसान नहीं है, ये तो जिन है। दरअसल ये बीरबल का ऑप्टिकल इल्यूजन था। बुर्जों पर छिपे सैनिकों ने बड़े बड़े आईनों और मशालों का इस्तेमाल करके अपनी परछाइयों को धुएं के पर्दे पर प्रोजेक्ट किया था। विज्ञान का ये छोटा सा प्रयोग उस अनपढ़ और अंधविश्वासी सेना के लिए साक्षात चमत्कार या अभिशाप बन गया था। संग्राम ने देखा कि उसकी सेना के पैर डगमगा रहे हैं। मूर्खों, ये सब छल है, हमला करो।
लेकिन तभी बीरबल ने अपना आखिरी पत्ता फेंका, अंगूठी का रहस्य। बीरबल किले के सबसे ऊंचे मुसम्मन बुर्ज पर खड़े थे। उनके पास एक विशेष यंत्र था, कांच के कई लेंसों को एक नली में फिट करके बनाया गया एक आदिम प्रोजेक्टर, जिसे उन्होंने शाही खगोल शास्त्री की मदद से तैयार किया था। बीरबल ने वो लाल मणिक्य अंगूठी उस यंत्र के बीच में रखी और उसके पीछे एक तेज रोशनी वाली मशाल जलाई। उस अंगूठी के रत्न रूबी के अंदर एक बहुत ही बारीक नक्काशी थी जो नंगी आंखों से नहीं दिखती थी, लेकिन जब तेज रोशनी उसके आर पार हुई और लेंस ने उसे बड़ा किया तो आसमान में छाए काले बादलों और धुएं पर एक विशाल लाल रंग का चिन्ह उभर आया। वो चिन्ह था तैमूर की आंख, द आई ऑफ तैमूर। ये एक ऐसा प्राचीन प्रतीक था जिसे मुगल इतिहास में ईश्वरीय प्रकोप माना जाता था। किंवदंती थी कि जब ये आंख आसमान में खुलती है तो सामने वाले का विनाश निश्चित है। जैसे ही वो विशाल लाल आंख आसमान में चमकी, दुश्मन की सेना में भगदड़ मच गई। आसमान हमारे खिलाफ है, सैनिक चिल्लाने लगे, भागो, खुदा का कहर टूट पड़ा है। दवा का नशा उतर गया और डर ने उनकी नसों में जगह बना ली। वे सैनिक जो अभी मरने मारने को तैयार थे, अब अपनी जान बचाकर उल्टे पांव भागने लगे। अपनी ही भगदड़ में वे एक दूसरे को कुचलने लगे। संग्राम चीखता रहा, रुको कायरो, वापस आओ, लेकिन डर के आगे किसी की नहीं चलती। दोस्तों, यही वो पल है जब हमें समझना चाहिए कि बीरबल की बुद्धिमानी सिर्फ पहेलियां सुलझाने तक सीमित नहीं थी। वे मानव मनोविज्ञान यानी ह्यूमन साइकोलॉजी के उस्ताद थे। उन्होंने बिना एक भी तीर चलाए लाखों की फौज को हरा दिया था। अगर आप भी मानते हैं कि कलम की ताकत तलवार से बड़ी होती है तो इस वीडियो को अभी शेयर करें और बीरबल की इस सोच को सलाम करें। किले के ऊपर से ये नज़ारा देखकर अकबर की आंखों में चमक आ गई। अद्भुत बीरबल, अद्भुत, तुमने तो हवाओं को भी अपना सिपाही बना लिया। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। संग्राम की सेना भाग गई थी, लेकिन संग्राम नहीं भागा था। वो अपने कुछ 100 वफादार और कट्टर अंगरक्षकों के साथ अभी भी मुख्य द्वार पर डटा हुआ था। मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा, संग्राम ने किले की तरफ ललकारा। अकबर, अगर तुझमें मुगल खून है तो छपना बंद कर और सामने आ। आज फैसला तलवार से होगा, परछाइयों से नहीं। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल ने सिर हिलाया। अब मनोविज्ञान का काम खत्म हुआ जहांपनाह। अब शौर्य का समय है, लेकिन सावधान रहिएगा, वो घायल शेर है। किले का छोटा दरवाजा खुला। अकबर, अधम खान, मान सिंह और बीरबल हाथ में तलवार लिए, जो उनके लिए दुर्लभ था, बाहर निकले। उनके पीछे मुट्ठी भर शाही सैनिक थे। सामने संग्राम खड़ा था। उसका शरीर विशाल था, चेहरे पर क्रूरता थी और आंखों में बदले की आग। हेमू को धोखे से मारा गया था। संग्राम ने अकबर की आंखों में देखकर कहा, आज मैं उसका हिसाब लूंगा। इतिहास गवाह है संग्राम, अकबर ने शांत स्वर में कहा, कि धोखे से जंग जीती जा सकती है पर दिल नहीं। तुमने बगावत की, ये तुम्हारा धर्म था। मैं अपनी प्रजा की रक्षा करूंगा, ये मेरा धर्म है। संग्राम ने हुंकार भरी और अकबर पर झपटा। तलवारें टकराईं, चिंगारियां उड़ीं। ये द्वंद्व देखने लायक था। संग्राम की ताकत बेमिसाल थी, लेकिन अकबर की फुर्ती और तकनीक लाजवाब। उधर अधम खान और मान सिंह संग्राम के अंगरक्षकों से भिड़ गए। बीरबल, जो तलवारबाजी में माहिर नहीं थे, अपनी बुद्धिमानी से लड़ रहे थे। वे दुश्मनों को उकसाते, उन्हें गलत दिशा में भेजते और फिर पीछे से वार करते। लड़ाई भीषण थी। संग्राम ने अकबर पर एक जोरदार वार किया। अकबर की ढाल टूट गई। संग्राम ने दूसरा वार किया। अकबर जमीन पर गिर पड़े। उनकी तलवार हाथ से छूट गई। संग्राम ने अपनी तलवार उठाई। खत्म। लेकिन तभी एक साया बीच में आ गया। अधम खान। अधम ने अपने शरीर को अकबर के ऊपर डाल दिया। संग्राम की तलवार सीधे अधम के सीने में उतर गई। नहीं! अकबर चीखे। अधम ने दर्द से कराते हुए संग्राम की तलवार को अपने सीने में ही जकड़ लिया। उसने संग्राम को हिलने नहीं दिया। भाईजान, अब! अधम ने मुंह से खून थूकते हुए कहा, मारो इसे। अकबर की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन यह रुकने का वक्त नहीं था। उन्होंने जमीन पर पड़ी अपनी तलवार उठाई और पूरी ताकत से संग्राम पर वार किया। संग्राम का सिर धड़ से अलग हो गया। मैदान में सन्नाटा छा गया। विद्रोही नेता मारा जा चुका था। बचे खुचे सैनिक हथियार डालकर घुटनों पर बैठ गए। आगरा बच गया था। मुगल सल्तनत बच गई थी, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत बड़ी थी। अकबर ने अधम को अपनी गोद में उठाया। अधम मुस्कुरा रहा था, हालांकि उसका जीवन तेजी से रिस रहा था। बचपन में मैं हमेशा आपसे चलता था भाईजान, अधम ने धीमी आवाज में कहा। मैं हमेशा सोचता था कि तख्त मेरा है, लेकिन आज समझ आया तख्त उसका होता है जो दूसरों के लिए मरना जानता है। क्या मेरा हिसाब बराबर हुआ? अकबर ने उसके माथे को चूमा
उनके आंसू अधहम के चेहरे पर गिर रहे थे। तुमने सिर्फ हिसाब बराबर नहीं किया मेरे भाई, तुमने मुझे कर्जदार बना दिया। इतिहास तुम्हें गद्दार नहीं, एक शहीद के रूप में याद रखेगा। अधम ने आखिरी सांस ली और उसकी गर्दन लुढ़क गई। सुबह का सूरज निकल रहा था। वो काला सूरज और उल्टा त्रिशूल का झंडा गिर चुका था और लाल किले पर मुगल परचम शान से लहरा रहा था। लेकिन जश्न का शोर नहीं था, एक गंभीर शांति थी। अंतिम दृश्य, रहस्य का पर्दाफाश। कुछ दिनों बाद दरबार फिर से सजा, लेकिन इस बार तख्त के पास वाली जगह जहां आजम खां खड़ा होता था खाली थी। अधम की जगह भी खाली थी। अकबर तख्त पर बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे पर अब एक नई परिपक्वता थी। बीरबल अपने स्थान पर खड़े थे। बीरबल, अकबर ने कहा, हमने जंग जीत ली, बागी मारे गए, लेकिन एक सवाल अब भी मेरे जहन में है। वो बंद कमरे की चोरी, वो सब कैसे हुआ? अंगूठी मुंशी ने चुराई थी, ये हमने माना, लेकिन अंगूठी उसके पास नहीं थी। फिर वो आजम खान तक कैसे पहुंची? और वो उल्टा त्रिशूल का निशान, उसका असली मतलब क्या था? बीरबल ने मुस्कुराते हुए दरबार के बीच कदम बढ़ाया। जहांपनाह, अब जब सारे पर्दे उठ चुके हैं तो सुनिए उस दिन का असली सच। ये चोरी हाथों की सफाई नहीं, बल्कि नेटवर्क का कमाल थी। बीरबल ने समझाना शुरू किया। उस दिन जब आपने अंगूठी उतारी और मुंह धोने लगे तो मुंशी कमरे में छिपा नहीं था। दरअसल मेज के ठीक ऊपर रोशनदान में एक प्रशिक्षित बंदर बैठा था। ये आजम खान का पालतू था। जैसे ही आपने अंगूठी रखी, उस बंदर ने, जिसे चमकदार चीजें उठाने की आदत डाली गई थी, अंगूठी उठाई और तुरंत रोशनदान से बाहर निकल गया। दरबार में हैरानी की लहर दौड़ गई। बंदर? जी हाँ, बीरबल ने जारी रखा। वो बंदर सीधा मुंशी के पास गया, जो बाहर गलियारे में इंतजार कर रहा था। मुंशी उल्टा त्रिशूल गिरोह का सदस्य था। उसने अंगूठी ली, लेकिन उसे डर था कि अगर तलाशी हुई तो वो पकड़ा जाएगा। इसलिए उसने अंगूठी तुरंत गफूर, नागिन झील वाले तस्कर को दे दी, जो सेवक बनकर वहां मौजूद था। मैंने ईमानदारी की छड़ी का नाटक सिर्फ मुंशी को डराने के लिए किया था, क्योंकि मुझे पता था कि इंसान का डर उसे गलती करने पर मजबूर करेगा। मुंशी ने लकड़ी काटी और पकड़ा गया, लेकिन अंगूठी उसके पास नहीं थी, क्योंकि वो पहले ही चेन में आगे बढ़ चुकी थी। और वो उल्टा त्रिशूल? अकबर ने पूछा। वो जहांपनाह, बीरबल ने गंभीर होकर कहा, वो विद्रोह का प्रतीक नहीं था, वो असल में एक नक्शा था। अगर आप उस त्रिशूल को ध्यान से देखें तो वो यमुना नदी की 3 धाराओं को दर्शाता है, जो भैरवगढ़ के पास मिलती हैं। आजम खान ने वो निशान इसलिए छोड़ा था ताकि उसके साथी उसे पहचान सकें, ना कि हमें चिढ़ाने के लिए। लेकिन उनकी यही अति आत्मविश्वास उनकी हार का कारण बना। अकबर ने गहरी सांस ली। एक छोटी सी अंगूठी और इतना बड़ा षड्यंत्र। अगर तुम ना होते बीरबल, तो आज हिंदुस्तान का इतिहास कुछ और होता। बीरबल ने झुककर सलाम किया। जहांपनाह, इतिहास तलवारें नहीं लिखती, इतिहास लिखती है बुद्धिमानी। ताकत से आप किली जीत सकते हैं, लेकिन लोगों का दिल जीतने के लिए समझ चाहिए, और यही वो दौलत है जो कोई चोर नहीं चुरा सकता। अकबर ने वो अंगूठी, जो अब वापस उनकी उंगली में थी, उतारी। ये अंगूठी अब मुझे नहीं चाहिए, अकबर ने कहा। इसने मेरे भाई की जान ली, मेरे वजीर को गद्दार बनाया, ये मनहूस है। उन्होंने वो अंगूठी एक मखमली डिब्बे में रखी और आदेश दिया, इसे शाही खजाने के सबसे गहरे तलघर में रखवा दिया जाए और इस पर लिखवा दिया जाए, लालच का अंत। दरबार बर्खास्त हुआ। बीरबल और अकबर किले की छत पर टहल रहे थे। नीचे आगरा शहर अपनी रफ्तार में वापस लौट रहा था। बीरबल, अकबर ने पूछा, तुम्हें सच में लगा था कि वो भूतों वाली सेना काम करेगी? बीरबल हंसे। सच कहूं महाराज, मुझे खुद यकीन नहीं था, लेकिन मैंने एक बार कहीं सुना था, जब तक लोग जादू पर यकीन करते हैं, जादूगर कभी भूखा नहीं मरता। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। उनकी हंसी में जीत की खुशी थी और एक गहरे दोस्ती का सुकून। तो दोस्तों, ये थी बादशाह अकबर और बीरबल की सबसे रोमांचक और रहस्यमयी कहानी। एक मामूली चोरी से शुरू होकर ये कहानी कैसे तख्तो ताज की जंग बन गई, ये आपने देखा। हमें ये सिखाता है कि मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी हो, चाहे लाखों की फौज ही क्यों ना हो, अगर दिमाग शांत है और हौसला बुलंद है तो आप परछाइयों से भी जंग जीत सकते हैं। आपको इस पूरी सीरीज में सबसे चौंकाने वाला पल, शॉकिंग मोमेंट कौन सा लगा? जब पता चला कि वजीर आजम खान गद्दार है, अधम खान की वापसी और उसका बलिदान, या बीरबल का भूतिया सेना वाला मास्टर स्ट्रोक?
हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मैं हर कमेंट पढ़ूंगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम बीरबल की ऐसी ही और अनसुनी जासूसी कहानियां, डिटेक्टिव स्टोरीज लेकर आएं, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे परिवार का हिस्सा बनें। घंटी बजाना ना भूलें ताकि अगली कहानी सीधे आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए रहस्य, एक और नई पहेली के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए और दिमाग की बत्ती जलाए रखिए। जय हिंद।